ओके। आप सभी को नमस्कार। आप सभी को गुड इवनिंग। नमस्कार। आज गुड इवनिंग। ये एक ऑनलाइन पैनल डिस्कशन होने जा रहा है और उसमें जो हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं, मिस्टर मनदीप सिंह, जो डायरेक्टरेट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग में जियोलॉजिस्ट हैं, और मिस्टर धर्मेश देशमुख, जो अभी कुछ समय पहले ही उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया है, और ये दोनों ही नेट को क्वालिफाई कर चुके हैं और बहुत लोगों को गाइड कर चुके हैं। तो मैं और अधिक समय न लेके अब इन दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जो भी गाइडेंस आप हम लोगों को देना चाहें, आपका स्वागत है। इसका फॉर्मेट ये रहेगा कि पहले आप दोनों जो चीज़ें बताना चाहते हैं वो हम लोग सुनना चाहेंगे, और उसके बाद में फिर अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो ये दोनों पैनलिस्ट क्वेश्चंस टेक अप कर सकते हैं। क्या ये ठीक है? क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? मनदीप और धर्मेश, ठीक रहेगा? जी सर। जी सर। चलिए शुरू किया जाए, प्लीज़। तो ओके ओवर सर। टू यू। ओके सर। गुड इवनिंग एवरीवन। बेसिकली हम लोग नेट के एग्ज़ाम के बारे में प्रिपरेशन, नेट का जो एग्ज़ाम है, उसके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आज आज जनरल डिस्कशन होगा, जिस पर हम जनरली पैटर्न के बारे में बात करेंगे और थोड़ा-सा सिलेबस को टच करेंगे। उसके बाद जो है, इसके बाद की क्लास में हम फर्दर उसके बारे में देखते जाएँगे। तो बेसिकली जो हमारा सीएसआईआर नेट का जो एग्ज़ाम है, वो सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम टोटल अगर ओवरऑल देखा जाए तो 5 सब्जेक्ट में होता है। उसमें से एक सब्जेक्ट हमारा है अर्थ साइंस के नाम पे हमारा एग्ज़ाम होता है। तो ये जो टोटल एग्ज़ाम है, वो उसका पैटर्न अभी आपको देखने को मिल रहा होगा। सीएसआईआर यूजीसी नेट 5 एग्ज़ाम लेते हैं। केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिज़िकल साइंस। इसमें हमारा जो पोर्शन है, वो अर्थ साइंस के अंदर आएगा। अब जो हमारा पेपर है वो टोटल 200 मार्क्स के पेपर होंगे। उन 200 मार्क्स के पेपर में हमारा जो रहेगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड रहता है हमारा पेपर, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो हम लोग एक एक करके ये चीज़ देखते जाएंगे और ये जो है वो 3 घंटे का जो होगा वो एग्ज़ाम होगा। उसमें हमको तीनों पोर्शन जो है पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी कवर करना है। ये एग्ज़ाम फिर हम देखते जाते हैं पार्ट ए पर। पार्ट ए पर जब हम देखते हैं, तो पार्ट ए का मतलब ये होता है कि इसमें हमको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे, वो 20 देखने को मिलेंगे और ये जनरल एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन होंगे। लाइक रीजनिंग के हो गए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गए, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड ग्राफिकल एनालिसिस। इस स्लाइड में आपको देखने जैसे इंडिविजुअल जो रीजनिंग है, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं लाइक एनालिटिकल रीजनिंग, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, एक्सक्यूज मी अल्फाबेटिकल धर्मेश, सॉरी टू इंटरप्ट, पर वो स्लाइड नहीं दिख रही है इसके अंदर। अभी नहीं दिख रही है सर। हाँ, अब दिख रही है, एक अब दिख रही है, अब सही दिख रही है। जब वो थोड़ा इंटरनेट का कुछ होगा सर, अच्छा थोड़ा अच्छा, लेट होएगा। कोई दिक्कत नहीं, अब दिख रही है, विजिबल। अभी विजिबल है ये साइड स्लाइड पार्ट ए यस वाला। यस तो यस। उस पार्ट ए वाले स्लाइड में क्या होगा, ये जो पार्ट ए है वो जो हमारा पेपर है, वो हमारा पेपर टोटल 200 मार्क्स का होगा, है ना। तो 200 मार्क्स के पेपर में ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा कंटेन करता है 30 मार्क्स। ठीक है, ये 30 मार्क्स ऐसे कंटेन करेंगे। अब ये 30 मार्क्स के जो हैं, यहाँ पास हमारे पास जो सीएसआईआर नेट का जो क्वेश्चन होता है, वहाँ पे हमको बहुत सारा लिबर्टी मिलता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। लाइक पार्ट ए में टोटल हमारे पास 30 मार्क्स के क्वेश्चन होने हैं। इस 30 मार्क्स के क्वेश्चन या 30 मार्क्स का ये पार्ट कंटेन करेगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे, वो यहाँ पे 20 रहेंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है 20 क्वेश्चन हमको देखने को मिलेंगे। ईच क्वेश्चन जो रहेंगे 2 मार्क्स के रहेंगे। दैट मीन्स क्या, कि अगर एक क्वेश्चन को हम देखें तो 2 नंबर के क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन इज इक्वल टू 40 मार्क्स। इसमें हमको क्या करना है, ये 20 में से मैक्सिमम हम 15 अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, हम हमारे पास चॉइस है कि हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग 15 क्वेश्चन वहां पे टच करेंगे और बाकी के जो 5 क्वेश्चन है वो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो लाइक इसमें क्या होगा, अब मान के चलो आप क्वेश्चन नंबर 1 टू 15 तक पहुंचे और 1 टू 15 में आपने 1 टू 15 अटेम्प्ट कर लिया। अब आप 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको अगर अटेम्प्ट करना चाहें तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा नेट में। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। और जो तीनों सेक्शन है वो तीनों सेक्शन में निगेटिव मार्किंग भी होता है। तो पार्ट ए वाला जो पोर्शन है, तो पार्ट ए में बेसिकली ये इसको बोला जाता है जनरल एप्टीट्यूड। उसमें रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफिकल एनालिसिस, ये मान के चलो कि 9th 10th या आप 6 to 10 तक का जो मैथ्स पढ़ते हैं उसके बेसिक क्वेश्चन आते हैं।
तो इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा। तो पार्ट ए में ये है, और इसमें निगेटिव मार्किंग जो है पार्ट ए वाला सेक्शन में, ये पार्ट ए में निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 का होता है। दैट मीन्स क्या, कि अगर आप क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हो एक, तो 0.50 मार्क्स आपके कटेंगे। तो ओवरऑल पार्ट ए में ऐसा है। अब ये पार्ट ए को आपको करना कैसे है, ये एक बार सिलेबस हो जाता है, फिर हम एक एक करके गाइड करते जाएंगे। ये पार्ट ए वाला सेक्शन यहाँ तक क्लियर है। इसमें ये जो स्लाइड है वो स्लाइड आपको शेयर कर दिया जाएगा। इसमें से मैक्सिमम चीजों को आप लोग जानते हैं। जैसे रीजनिंग पे देखो, एनालिटिकल रीजनिंग, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे आपको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा डायरेक्शन निकालने वाला क्वेश्चन दे देगा। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आ जाएंगे, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस के क्वेश्चन आ जाएंगे, ग्राफिकल एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, ये सब के क्वेश्चन आएंगे। तो ये रीजनिंग पोर्शन पे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जैसे मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं, अलजेब्रा से कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, नंबर सिस्टम से, एवरेज से क्वेश्चन आ जाएंगे, परसेंट से आ जाएगा, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आएंगे, एचसीएम एलसीएम से क्वेश्चन आएंगे। तो इस टाइप्स के पैटर्न पे देखने को मिलेगा। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन में आपने जैसे 9th-10th में ही किया होगा ये सारा चीज। बार डायग्राम मैथ्स में पढ़े थे, बार डायग्राम होता है, पाई चार्ट होता है, ऐसे डेटा दिए रहते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको एनालाइज करके वहां पे क्वेश्चन करने हैं। तो पार्ट ए बेसिक 30 मार्क्स का है। लेकिन जनरली हमारे साथ मिस्टेक ये होता है कि हम पार्ट ए को नेग्लेक्ट करते जाते हैं, और ये जो हमारा पार्ट ए है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, मेरे कई फ्रेंड्स हैं जिनका पार्ट ए अच्छा नहीं है, लेकिन उनका जो बाकी के पोर्शन है पार्ट बी और पार्ट सी वो अच्छे हैं। अब वो कहाँ पे रुकते हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स से उनका या तो एलएस रुकता है या तो जेआरएफ रुकता है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान देना पड़ेगा। अब ये पार्ट ए में अगर आप अच्छे से कर रहे हो, तो पार्ट ए में अगर आपका मोर देन 20 मार्क्स हैं, तो ये मान के चलो कि आपका जो रैंक है वो आप डबल डिजिट रैंक, सिंगल डिजिट रैंक तक भी पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है। अब ये पार्ट ए है। फिर पार्ट बी पर बात करते हैं। तो पार्ट बी में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो भी 50 है। फिर इसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट पोर्शन में 30 मार्क्स के नंबर है। ठीक है, एक मिनट जस्ट। पार्ट बी वाला सेक्शन दिख रहा है अभी? हेलो। यस, विजिबल है। पार्ट बी अब दिख रहा है। हमने क्या किया, 30 मार्क्स के क्वेश्चन हमको पार्ट ए से मिल रहा। अब पार्ट बी में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे पास जो रहेंगे, वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है मेरे पास 50। मतलब वो पेपर में हमको 50 नंबर के 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब ये 50 क्वेश्चन जो है वो ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। दैट मीन्स यहाँ पास तुम्हारे पास 100 मार्क्स है। ठीक है, इस 50 क्वेश्चन में से आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो 35। मतलब क्या, आपके पास 100 मार्क्स के क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें मैक्सिमम 70 मार्क्स ही मिल सकते हैं। मतलब 35 क्वेश्चन ही आप अटेम्प्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। तो आपके पास यहाँ पास भी ये लिबर्टी है कि आपको 35 क्वेश्चन जो देखने को मिल रहे हैं, या 50 क्वेश्चन जो देखने को मिल रहे हैं, उसमें से आपको मैक्सिमम 35। तो यहाँ पास भी वही होगा, जैसे ही आप 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो उसमें, और 36 नंबर के क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करना चाहते हो और अपने उसको मार्किंग कर दिया है। जैसे क्या होगा, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन में आपने 1 से लेकर 35 तक के क्वेश्चन में हर ऑप्शन को अटेम्प्ट किया है। दैट मीन्स हर क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया, ए जो भी ऑप्शन डाला है। ठीक है, तो ये ऑप्शन अब 36वां नंबर पे आप जाएंगे। 36 नंबर के क्वेश्चन पर जब आप जाते हैं, तो 36 नंबर के जब आप क्वेश्चन पे जाओगे और इसको अटेम्प्ट करोगे, तो ये अटेम्प्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने शुरू के 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। इन केस वो 35 जो क्वेश्चंस हैं, उन 35 क्वेश्चन तक आप विजिट किए और पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किए, लाइक आप 1 से लेकर 35 तक गए और आपके साथ डुएबल है ओनली कितने, मान के चलो 20 क्वेश्चन, तो आप 36 नंबर का क्वेश्चन है उसको अगर अटेम्प्ट करना चाहेंगे तो ये अटेम्प्ट हो जाएगा। मतलब क्या, कि यहाँ पास आप 50 क्वेश्चन में से 35 ही कर पाओगे मैक्सिमम, आप 36 तक नहीं पहुंच पाओगे। अब आपको ये जरूरी नहीं है कि आप 35 के 35 पूरे करो, है ना। एक बार ये थोड़ा सा सिलेबस डिस्कशन हो जाता है, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसका अप्रोच कैसा होता है, ये पेपर को करना कैसे है। एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं उसके बाद। तो पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में जैसे हम बात करते हैं, तो पार्ट बी में हमारे पास देखो, इसके सिलेबस में, पार्ट बी के सिलेबस में बेसिकली अगर आप नेट के सिलेबस देखेंगे तो 5 पोर्शन पर ज्यादा फोकस होता है। लाइक फर्स्ट नंबर पर यहाँ पास है द अर्थ एंड सोलर सिस्टम, ये पोर्शन करना है। दूसरे नंबर पर अर्थ मटेरियल, सरफेस फीचर एंड प्रोसेसेस, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, डिफॉर्मेशन एंड टेक्टोनिक्स,
ओशियंस एंड एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंटल एंड अर्थ साइंस। ये बेसिक 5 पॉइंट्स हैं। अब ये 5 पॉइंट्स के अंदर छोटे-छोटे और टुकड़े हुए हैं। जैसे द अर्थ एंड सोलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, अर्थ क्या है, अर्थ के इंटीरियर के बारे में देखना है आपको, अर्थ के कंपोजिशन के बारे में देखना है, अर्थ का जैसे क्रस्ट मेंटल कोर में डिवाइड, इंटीरियर ऑफ द अर्थ डिवाइड कर रहे हैं तो इंडिविजुअल कंपोजिशन देखना है, किसका डेंसिटी कैसा है ये देखना है। अगर सोलर सिस्टम के बारे में बात करें तो सोलर सिस्टम का एज क्या है, यूनिवर्स का एज क्या है, सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन को या यूनिवर्स के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए वेरियस थ्योरीज आई हैं, वो थ्योरीज कब कब आई हैं, ये सारी चीज को देखना पड़ेगा। उनका एज क्या है, सोलर सिस्टम का एज क्या है, फिर सोलर सिस्टम में अलग अलग प्लैनेट्स हैं, इन इंडिविजुअल प्लैनेट्स के अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, इनका रोटेशन टाइम कैसा है, रिवॉल्यूशन टाइम कैसा है, ये सब के बारे में बात करना पड़ेगा। फिर अर्थ मटेरियल सरफेस फीचर, मतलब ये पोर्शन पे ये ऐसा है कि ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और जियोलॉजी और सम पोर्शन ऑफ जियोफिजिक्स, इनके बेसिक क्वेश्चन आएंगे। और ये पार्ट बी वाला जो सेक्शन है, पार्ट बी वाले सेक्शन के साथ ये खास बात है कि या ये पूरे फैक्चुअल होते हैं। जनरली पार्ट बी के क्वेश्चन फैक्चुअल होंगे। फैक्चुअल का मतलब क्या, या तो ये क्वेश्चन आपको आते हैं या तो आपको नहीं आएंगे। अगर आते हैं तो आप इसको टिक करो, अगर नहीं पता तो वहां पे कोई चांस लेने का मतलब नहीं है। आप वहां पर सीधा आता है तो यस करो, नहीं आता तो उस क्वेश्चन को स्किप करो और आगे बढ़ो। क्योंकि आपके पास 50 क्वेश्चन है, 50 में से मैक्सिमम आपको 35 करने हैं, तो आपके पास 15 जो क्वेश्चन है वो 15 क्वेश्चन ऑलरेडी एक्स्ट्रा है। और ये चीज में ध्यान मत देना कि आपको अगर 35 बोला है, आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 अटेम्प्ट करने का है, तो आप 35 के 35 करो, ये नहीं है। नेट के एग्जाम में इस खास बात का ध्यान देना होता है कि नेट का एग्जाम जो है वो एक्यूरेसी पर काम करता है, ना कि इनएक्यूरेसी पर। अगर आप किसी भी क्वेश्चन पर 100% श्योर हो तो तभी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अगर आपको लगता है कि मैं 1% का भी डाउट है तो उस क्वेश्चन को सीधा स्किप करिए, कोई मतलब नहीं है चांस लेने का। पार्ट बी में जैसे हमने बताया 50 में से 35 करना है। अब इस पोर्शन में भी क्या है, निगेटिव मार्किंग है। ये निगेटिव मार्किंग भी क्या है, 1/4 का है। दैट मीन्स क्या, अगर आप एक क्वेश्चन गलत गलत करते हो तो उसका भी पेनाल्टी आपको देखने को मिलेगा 0.50 मार्क्स। दैट मीन्स क्या, अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अगर वो क्वेश्चन गलत हुआ तो वो क्वेश्चन का 2 नंबर तो कटेगा ही कटेगा, लेकिन आपने जो सही मार्क्स, सही क्वेश्चन जो किए हैं, उस सही क्वेश्चन से भी आपको 0.50 मार्क्स का पेनाल्टी लगाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये पार्ट बी में बात करते हैं। अब पार्ट सी पर अगर बात करते हैं तो पार्ट सी में क्या है, बेसिकली 5 बड़े सब्जेक्ट हैं पार्ट सी पर। पार्ट बी तक क्या था, पार्ट ए और पार्ट बी में हमारे पास इच क्वेश्चन जो थे, लाइक पार्ट बी में 20 में से 15 करना है, पार्ट बी में, सॉरी, पार्ट ए में 20 में से 15 करना है, पार्ट बी में 50 में से 35 करना है। ये ईच क्वेश्चन थे वो 2 मार्क्स के थे, और इसमें पेनाल्टी जो था, निगेटिव मार्किंग था, वो जो था 1/4 का था। ठीक है, मतलब क्या कि 0.50 मार्क्स कटेंगे। अब पार्ट सी पर आ जाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे पार्ट सी का पैटर्न चेंज होता है। अब पार्ट सी में जैसे हमारे पास पार्ट ए और पार्ट बी में भी हमारे पास लिबर्टी थी क्वेश्चंस की, अगर पार्ट सी में देखा जाए तो यहाँ पास जो लिबर्टी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दैट मीन्स क्या, कि अगर पार्ट सी में ये मान के चलो टोटल 5 सेक्शन पे डिवाइड है ये सिलेबस इसका, उस 5 सेक्शन में क्या क्या चीज है, जियोलॉजी है, फिजिकल जियोग्राफी है, सॉरी टू जियोफिजियोलॉजी। इंटरप्ट धर्मेश, वो अभी पार्ट ए दिख रहा है स्क्रीन पर। एक मिनट से, हाँ, अब पार्ट सी, पार्ट बी दिख रहा है अभी, अब पार्ट सी दिख रहा है। अभी ठीक है सर। हाँ, अभी पार्ट सी दिख रहा है। हाँ, तो पार्ट सी में क्या है, बड़े बड़े 5 सब्जेक्ट हैं। वो बड़े बड़े 5 सब्जेक्ट क्या क्या हैं, पहले नंबर पर है जियोलॉजी, दूसरे नंबर पर फिजिकल ज्योग्राफी, तीसरे नंबर पर है जियोफिजिक्स, चौथे नंबर पर है मीटियोरोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी, और 5वें नंबर पर है ओशियन साइंस। ये टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। अब ये 5 सब्जेक्ट में क्या है, ये 5 सब्जेक्ट हमको क्यों पढ़ना है, क्योंकि क्या होता है, जियोलॉजी का जो पेपर है या हमारा जो नेट का एग्जाम है वो पर्टिकुलर जियोलॉजी के नाम से नहीं होता। ये जो एग्जाम है वो अर्थ साइंस के नाम पे होता है, अर्थ साइंस, प्लेनेटरी साइंस, इन सब के नाम पे। तो इस वजह से इसमें चार जो जो अर्थ साइंस के अंदर जो जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट इस पर कंटेन करते हैं। तो यहाँ पास हमको क्या करना है, अपने लिए जो अकॉर्डिंग, अपने लिए जो कन्वीनियंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये मान के चलो यहाँ पे 5 सब्जेक्ट बड़े हैं पार्ट सी में,
और पार्ट सी जो है वो 100 मार्क्स के होंगे। ईच क्वेश्चन जो होंगे वो 4 नंबर के होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको करने हैं 25, और आपके पास जो वहां पास डिस्प्ले होगा क्वेश्चन वो रहेंगे 80। मतलब क्या कि आपके पास 80 क्वेश्चन है, उसमें से 25 क्वेश्चन आपको ऑप्ट करने हैं पूरे पेपर में, पार्ट सी के। अब ये पार्ट सी में जैसे 25 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने हैं, और हमारे पास क्वेश्चन कितने हैं, 80। अब ये 80 क्वेश्चन जो है ये 5 सब्जेक्ट में डिवाइड हो जाएगा। वो कौन कौन सा, जियोलॉजी, फिजिकल जियोग्राफी, जियोफिजिक्स, मीटियोरोलॉजी, ओशियन साइंस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, हम जो जियोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो कोशिश करते हैं कि सिर्फ जियोलॉजी पढ़ के क्वेश्चन करेंगे। ये क्या होता है, थोड़ा सा टफ जाता है नेट निकालने के लिए, क्योंकि वो जो जियोलॉजी का पेपर है वो बहुत हाई लेवल पर बनता है नेट का एग्जाम, क्योंकि नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो काफी हाई लेवल पर ये क्वेश्चन बनेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हम जो जियोलॉजी के साथ साथ जो जो सब्जेक्ट हमारे लिए थोड़ा सा आसान है उन सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं। तो हमारे लिए क्या होगा कि एक मेटेओरोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी है, इसका कोई एक बेसिक किताब पकड़िए, और वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उस बेसिक किताब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाते हुए आप उसको कवर करिए। सेम ओशियनोग्राफी के लिए, ओशियन साइंस के लिए ये सब्जेक्ट को आप पकड़िए और आप इसको कंटिन्यूअसली करते जाइए। कोई भी एक बुक उठाओ, उसको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करो, इससे ओशियनोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी के एटलीस्ट बेसिक क्वेश्चन जो हैं वो आपसे कवर हो जाएंगे। और आपको जियोलॉजी इतना स्ट्रांग करना है कि जियोलॉजी के क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं। अब जियोलॉजी का मतलब क्या, जियोलॉजी में आप जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से एमएससी तक जाते हैं, तो उन ड्यूरेशन में जो जो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ रहे हो वहां पास, वो सारे सब्जेक्ट्स को बहुत हाई लेवल पर पढ़ना है। अब बहुत हाई लेवल का मतलब क्या कि ये उतना मत समझना कि आप जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से अच्छे अच्छे किताब पढ़ना चालू कर रहे हो या एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर से किताब पढ़ना चाह रहे हो, उन सारे अच्छे किताब्स को एक एक बार रिपीट करते जाओ, उन्हीं किताब से ही क्वेश्चन आएंगे। तो जियोलॉजी के जो लगभग 20 ब्रांचेस हम लोग पढ़ते हैं एमएससी में या बीएससी में भी, जो भी रहेगा, बीएससी और एमएससी मिला के लगभग 20 से 22 ब्रांच है, वो 20 से 22 ब्रांच को आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। तो जियोलॉजी वाला सेक्शन यहाँ से कवर होगा। अब फर्दर यही है कि यहाँ पास हमारे पास कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहे हैं 80। अब ये 80 क्वेश्चन से हमको सेलेक्ट करने हैं इस 80 से सिर्फ और सिर्फ 25। दैट मीन्स क्या, अगर आपके पास 80 क्वेश्चन है तो आपके पास 3 टाइम्स क्वेश्चन है। मतलब क्या, आपको 3 में से सिर्फ एक क्वेश्चन को सेलेक्ट करना है। अब ये क्वेश्चन सिलेक्शन ही मेन इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास जियोलॉजी, मीटियोरोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियन साइंस, ये सारा क्वेश्चन जब करोगे तो 80 में से 25 क्वेश्चन करने हैं, और ईच क्वेश्चन जो होंगे वो 4 मार्क्स के होंगे। तो ऐसे करके ये वाला जो सेक्शन है वो 100 मार्क्स का ये सेक्शन कंटेन करेगा। अब इस सेक्शन के साथ खास बात क्या है कि यहाँ पास जो आपका पेनाल्टी है या निगेटिव मार्किंग है वो 1/3 हो जाता है। पहले में क्या था, पार्ट ए में और पार्ट बी में वो जो पोर्शन था वहां पास निगेटिव मार्किंग जो था वो 1/4 का था। इसमें क्या हो गया, 1/3 पर हो गया। दैट मीन्स क्या, अगर इसमें एक क्वेश्चन अगर 4 नंबर का है तो आप अगर निगेटिव करते हो तो 1.33 मार्क्स उसके पेनाल्टी लगेंगे। दैट मीन्स क्या, अगर आप एक क्वेश्चन छोड़ते हो तो सिर्फ 4 नंबर जाएगा, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 5.33 मार्क्स जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो थर्ड नंबर पर है, आपको सिलेबस पर दिख रहा होगा, थर्ड नंबर पर यहाँ पर जियो फिजिक्स लिखा है। ये जियो फिजिक्स अगर आप मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं या आपका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन ज्यादा अच्छा है, अगर आप बायो वाले भी हैं फिर भी आपका जनरल एप्टीट्यूड अच्छा है, मैथ्स पे आपकी अच्छी कमांड है, तो आप जियो फिजिक्स वाला क्वेश्चन पोर्शन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि जियो फिजिक्स के न्यूमेरिकल आते हैं, और न्यूमेरिकल्स भी एकदम हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स नहीं करने हैं। क्योंकि वहां पास अब जब न्यूमेरिकल्स वाला सेक्शन देखोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो डायरेक्ट डेटा मिला रहता है, उस डेटा को इधर उधर से अरेंज करो, और अरेंज करने के बाद वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा जो यूनिट है, उस यूनिट का जो पूछा रहता है ऑप्शन पे, वो पर्टिकुलर यूनिट, अब जो डेटा मिला है उस डेटा को आप अरेंज करो और सर्टेन यूनिट जो पूछा गया है उस यूनिट को आप ले आओ। तो इससे भी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जियो फिजिक्स आप चाहो तो मैथ्स वाले थोड़ा सा कोशिश कर सकते हो कि इस पर चले जाओ। तो अब ये बात करते हैं, अब यहाँ पास क्या है कि मैं जियोलॉजी वाला पोर्शन है, वो जियोलॉजी वाले पोर्शन को थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी जियोलॉजी वाला पोर्शन दिख रहा है डिस्प्ले पे सर? हाँ, विजिबल है, विजिबल है। विजिबल है। हाँ, तो अभी देखो जियोलॉजी पर बेसिक क्या है कि हम लोग जो 20 सब्जेक्ट्स जो पढ़ते हैं एमएससी में, ये 20 सब्जेक्ट को जियोलॉजी में नेट के सिलेबस में 10 भाग में डिवाइड कर दिया है।
लाइक पहले नंबर क्या क्या है, मिनरोलॉजी एंड पेट्रोलॉजी। अब मिनरोलॉजी और पेट्रोलॉजी का मतलब क्या, मिनरोलॉजी के अंदर मिनरोलॉजी भी है, क्रिस्टलोग्राफी भी है। तो आप मिनरोलॉजी क्रिस्टलोग्राफी ये दोनों करने हैं। फिर पेट्रोलॉजी, अब यहाँ पास सिर्फ पेट्रोलॉजी बोला, इस पेट्रोलॉजी में क्या होगा, सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी भी है, इग्नियस पेट्रोलॉजी भी है और मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया गया। फिर सेकंड नंबर पर देख हैं तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी एंड जियोटेक्टोनिक्स। तो जियोटेक्टोनिक्स में सम पोर्शन ऑफ फिजिकल जियोलॉजी आ जाएगा, जियोडायनेमिक्स आ जाएगा। स्ट्रक्चरल जियोलॉजी आप पूरे स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का सारा चीज पढ़ोगे। तो ये चीज है। पैलिएंटोलॉजी पर बात करते हैं, तो पैलिएंटोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पास इट्स है, ये थोड़ा देख लेना। तो ये इट्स एप्लीकेशन है, पैलिएंटोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अब ये जो पोर्शन है पैलिएंटोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम लोग क्या है कि हम लोग का थोड़ा पैलिएंटोलॉजी थोड़ा उतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन हम बात करते हैं सेडिमेंटोलॉजी एंड स्ट्रेटिग्राफी, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। मराइन जियोलॉजी एंड पैलियोशियनोग्राफी, जैसे हम वहां पास ओशियनोग्राफी पढ़ेंगे। हमने जो 5 सब्जेक्ट, हमारा जो मेजर सब्जेक्ट है, उस 5 सब्जेक्ट में ओशियनोग्राफी है। तो वो ओशियनोग्राफी से यहाँ पास मराइन जियोलॉजी एंड पैलियोशियनोग्राफी सम पोर्शन कवर हो जाएगा। फिर जियोकेमिस्ट्री, जियोकेमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसके लिए, नेट के लिए, क्योंकि जियोकेमिस्ट्री जब आप करते हो तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनते हैं और थ्योरी के भी क्वेश्चन बनते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन बनेंगे। लाइक हाफ लाइफ से क्वेश्चन आता है, हाफ लाइफ के बाद अगर आप बात करो तो डीके कांस्टेंट से क्वेश्चन आता है। अगर ऐसे कर करके ये रुबिडियम स्ट्रोंशियम, ये वेरियस डेटिंग मेथड्स हैं, इन डेटिंग मेथड से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, उसके बाद इकोनॉमिक जियोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी में जैसे ओर फॉर्मिंग प्रोसेस, और फॉर्मिंग प्रोसेसेस से क्वेश्चन जनरली ज्यादा आते हैं इस पर नेट के एग्जाम पे। अभी पिछले 2-3 सालों से जब मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो यहाँ पास और डिपॉजिट्स के तो क्वेश्चन आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में, लेकिन और फॉर्मिंग प्रोसेस के भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैच द फॉलोइंग के फॉर्म पे। और हम लोग जनरली क्या करते हैं, और फॉर्मिंग प्रोसेस को थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं। तो और फॉर्मिंग प्रोसेस अगर आपको पता है तो बहुत इजी डुएबल क्वेश्चन आते हैं। फिर प्रीकैम्बियन जियोलॉजी एंड क्रिस्टल इवोल्यूशन, ये पोर्शन जो है वो कहीं ना कहीं जियोटेक्टोनिक से रिलेटेड है, या इसको हम फिजिकल जियोलॉजी से रिलेट कर सकते हैं। फिर क्वाटरनरी जियोलॉजी, ये क्या है कि टाइम स्केल, जैसे इसमें टाइम स्केल को आपको अच्छे से करना है, तो टाइम स्केल में जो अलग अलग टाइम फ्रेम है वहां पास के जियोलॉजी के अकॉर्डिंग, जैसे हम स्ट्रेटिग्राफी पढ़ते हैं तो आर्कियन टाइम पे जनरली क्रेटॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटोरोजोइक में पुराना बेसिन्स के बारे में पढ़ते हैं, पैलियोजोइक या फेनरोजोइक में हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं, कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं, तिरुचिरापल्ली के बारे में पढ़ते हैं, जुरैसिक और कच्छ के बारे में पढ़ते हैं। तो क्वाटरनरी जियोलॉजी भी ऐसी है, जैसे इंडो गंगेटिक्स विलियम के बारे में हो गया, तो ऐसे इनको देखना है। तो यहाँ पास है। अब फिर अप्लाइड जियोलॉजी आता है। अप्लाइड जियोलॉजी में बेसिकली रिमोट सेंसिंग जीआईएस, ये पोर्शन जो है, रिमोट सेंसिंग जीआईएस, इंजीनियरिंग जियोलॉजी, मिनरल एक्सप्लोरेशन, हाइड्रोजियोलॉजी, ये पोर्शन को आप उतना फोकस मत करिए। जो एमएससी में आपने किया है, वहां पास जो एमएससी किया है उसको आप एक बार क्या करते जाएंगे, रिवाइज करते जाएंगे, तो इनसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो हो जाएंगे। ये जो है आपका एमएससी का नोट्स रहेगा, ये पोर्शन को थोड़ा थोड़ा पढ़िए। एमएससी के नोट्स में पीवाईक्यू करिए, पीवाईक्यू करने के बाद आपको जो मिलेगा वहां से ये सारा का सारा चीज हो जाएगा। अब ये चीज होने के बाद हमको जियोलॉजी वाले पोर्शन पे तो इन 10 सब्जेक्ट पर फोकस करना ही करना है। इसके साथ जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है ओशियनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी। ये दोनों सब्जेक्ट को आपको करना ही करना है। ये दोनों सब्जेक्ट के बिना आपका नेट सिर्फ जियोलॉजी पढ़ के नहीं हो पाएगा। तो ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट और करना है। और आपका अगर मैथ्स बैकग्राउंड है या आपके मैथ्स पे अच्छा कमांड है तो अब थोड़ा सा जियो फिजिक्स को भी टच कर सकते हो। लेकिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट पढ़ के आप नेट के एग्जाम निकाल पाना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो आपको पार्ट ए में, पार्ट बी में और पार्ट सी में, पार्ट ए में जो क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा वो समझ आ गया होगा, पार्ट बी में जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो समझ आ गया होगा, और पार्ट सी में क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा वो समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ये सारा चीज होने के बाद। अब यहाँ पास क्या है कि सपोज मान के चलो मेरा जो पेपर है वो पूरा पेपर जो है वो 200 मार्क्स का हो रहा। तो 200 मार्क्स का अगर मेरा पेपर है, इस 200 मार्क्स के पेपर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है।
वो 3 पार्ट्स का डिस्कशन हमने पीछे में किया था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो इसमें 20 रहेगा, इसमें 50 रहेगा और इसमें रहेगा हमारे पास 80। इसमें हमको जो करना है तो वो हमको अटेम्प्ट करने वाला जो क्वेश्चन है, अटेम्प्ट, ये हम मैक्सिमम 15 कर सकते हैं, यहाँ पास मैक्सिमम 35 हो सकता है, यहाँ पास मैक्सिमम 25 हो सकता है। ये क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। इस पोर्शन में अगर बात करें तो ईच क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, इसमें देखे तो ये भी 2 मार्क्स का होगा, इसमें अगर देखे तो ये भी 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, फिर अगर ये बात करें, ये जो 2-2 मार्क्स के नंबर होंगे, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और ये वाला जो पोर्शन है वो 4 मार्क्स के होंगे। इसमें हमको मैक्सिमम मार्क्स 30 ला सकते हैं, इसमें हम ला सकते हैं 70 और इसमें हम ला सकते हैं 100। तो ऐसे मिला के जो हमारा टोटल पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है। लेकिन जो ये 200 मार्क्स का मेरा पेपर हो रहा, लेकिन आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन या आपका टोटल पेपर जो है, वो टोटल पेपर में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जो है, अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो आपको क्वेश्चन को बेसिकली सेलेक्ट करना है। अब ये 200 मार्क्स के जो पेपर हो रहे हैं, इन 200 मार्क्स के पेपर में आपको नेट का जो कट ऑफ है, अब नेट के बारे में मैं थोड़ा सा और बता देता हूं आपको, यहाँ पास नेट में होता क्या है। ठीक है, एक मिनट जस्ट, स्लाइड। ठीक है, अभी नेट के पेपर में जैसे हमने देखा, तो ये नेट के पेपर में क्या हो रहा है, जो नेट का पेपर है वो नेट के पेपर में दो चीजें होती है। जैसे हम सीएसआई या नेट का पेपर देते हैं तो वहां पास जो एग्जाम होता है नेट का एग्जाम, वो नेट का एग्जाम बेसिकली दो पोर्शन पर होता है, एक एलएस के फॉर्म पे और एक जेआरएफ के फॉर्म पे। ठीक है, अब ये एलएस और जेआरएफ क्या होता है, जैसे नेट के एग्जाम, आप लोग नेट के एग्जाम से जनरली क्या समझते होगे नेट के एग्जाम में, कि नेट का जो एग्जाम है वो नेट के एग्जाम का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, है ना। इस एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्या होता है, आप ओवरऑल इंडिया पर किसी भी यूनिवर्सिटी पर या किसी भी कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। बेसिक फॉर्म ये है नेट का मतलब। अब ये नेट का जो एग्जाम होता है, ये नेट के एग्जाम के अंदर बेसिकली दो चीजें होती है, एक को बोला जाता है एलएस और एक को बोला जाता है एलएस और दूसरे को बोला जाता है क्या, जेआरएफ। एक मिनट जस्ट, ये एलएस और जेआरएफ, ये एलएस और जेआरएफ क्या होता होगा, तो एलएस का फुल फॉर्म होता है लेक्चररशिप, और जेआरएफ के अंदर मतलब क्या, इसके अंदर एलएस और जेआरएफ दोनों इंक्लूड होते हैं। तो एलएस का मतलब लेक्चररशिप और जेआरएफ का मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप। मोटा मोटी भाषा में अगर ये बोला जाए तो एलएस अगर आपका क्वालिफाई होता है तो आप किसी भी कॉलेज में जाके पढ़ाने के लायक हैं। ठीक है, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो हो रहा है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। जेआरएफ का मतलब ये होता है आप एलएस तो हैं, लेक्चररशिप वाला पोर्शन तो है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाने के लिए एलिजिबल तो हो गए नेशनल लेवल पे। उसके साथ जेआरएफ में प्लस पॉइंट ये होता है, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पीएचडी ज्वाइन करते हैं, ये पीएचडी ज्वाइन करते हैं तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फेलोशिप ग्रांट होगा। उस फेलोशिप के, वो जब आप पीएचडी करेंगे तो आपको 5 साल के लिए फेलोशिप मिलेगा पर मंथ के अकॉर्डिंग, वो गवर्नमेंट जितना भी डिसाइड करता होगा। अब एलएस और जेआरएफ में क्या होता है, यहाँ पास कट ऑफ जो जाएगा, जैसे हमारा टोटल मार्क्स 200 का है, इस 200 मार्क्स में एलएस और जेआरएफ के कट ऑफ अलग अलग होते हैं। ये अलग अलग मतलब जनरली क्या होता है, वो कैटेगरी वाइज होता है, और ये कैटेगरी वाइज के अकॉर्डिंग फिर आपको 10, अगर एलएस का कट ऑफ सपोज किसी जनरल के लिए बात करता हूँ, वो मान के चलो 110 है, तो वो जो जेआरएफ का कट ऑफ होगा वो हो सकता है 125 के आसपास या 120 के आसपास देखने को मिले। तो ये पोर्शन इतना सारा चीज करना पड़ेगा अपने को। तो मोटा मोटी क्या है, नेट के सिलेबस में 3 पोर्शन में डिवाइड है, ये तीनों पोर्शन में और 200 मार्क्स है, और एलएस और जेआरएफ के लिए आपको एप्लीकेशन भरना पड़ता है, एप्लीकेबल रहेंगे आप। अब आपका जो कट ऑफ जो है वो अगर एलएस के अंडर में है तो आप एलएस क्वालिफाई करेंगे, अगर जेआरएफ के अंदर है तो आपको जेआरएफ वाला भी पोर्शन देखने को मिलेगा। अब ये पोर्शन जब हम करेंगे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ये तीनों पोर्शन जब हो जाएगा, इसके बाद हमको ये तैयारी करना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। ये इंडिविजुअल पेपर कैसे करना है इसके बारे में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। अभी जो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में है, उसमें बेसिकली हमको कौन कौन से पोर्शन को कवर करना है, तो ओशेनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी
और जियोलॉजी। अब जियोलॉजी में पूरे के पूरे जियोलॉजी के जो सब्जेक्ट हैं उसको फोकस करना है। ओशियनोग्राफी के लिए कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठाइए, वहां से करिए। क्लाइमेटोलॉजी के लिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाइए, वहां से करिए। अब इसके लिए खास बात क्या है, ये सारे के सारी चीज अब जब करोगे आप, तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए जब आप नेट का सिलेबस या नेट की प्रिपरेशन करना चाहेंगे। तो पहला चीज क्या होगा, जितने भी जियोलॉजी के सब्जेक्ट हैं और ओशियनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी हैं, तो जियोलॉजी के लगभग 20 सब्जेक्ट्स हैं। तो वो 20 सब्जेक्ट्स प्लस ओशियनोग्राफी एक और प्लस क्लाइमेटोलॉजी, मान के चलो ये टोटल 22 सब्जेक्ट हैं। तो ये 22 सब्जेक्ट के लिए आपको एक एक रेफरेंस बुक रखना है जो स्टैंडर्ड बुक हो। मटेरियल क्या क्या होना चाहिए अभी मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो ये 22 सब्जेक्ट हैं, इन 22 सब्जेक्ट के लिए आपके पास एक एक स्टैंडर्ड बुक होना चाहिए, पहला चीज ये। दूसरा चीज आपको रखना है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब ये पीवाईक्यू जब आप नेट का एग्जाम करोगे तो आपको सिर्फ नेट के एग्जाम के पीवाईक्यू नहीं देखने हैं। जियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं इंडिया पे, वो सारे के सारे पीवाईक्यू आपके पास होंगे। तो एक जनरल आइडिया आएगा कि क्वेश्चन या किसी भी एग्जाम का डिमांड क्या है, वो टाइम के साथ चेंज हो रहा तो कैसा चेंज हो रहा, पूरे क्वेश्चन में कैसे पूरे पेपर्स में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारे के सारे चीज देखने पड़ेंगे। तो ये जो पीवाईक्यू है वो नेट के पीवाईक्यू, नेट के प्रीवियस ईयर के, प्लस गेट के पीवाईक्यू, प्लस अगर आप करना चाहें तो जीएसआई के पीवाईक्यू। ठीक है, ये तीनों चीज करना पड़ेगा। अब ये कितने साल का चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम आप 10 साल के रखेंगे। दैट मीन्स क्या, अगर आप 2014 से लेकर अब तक का क्वेश्चन रखते हैं तो मोर देन इनफ है, इतने क्वेश्चन से हो जाएगा। अब जियोलॉजी का खास बात यह है कि आप जियोलॉजी जब करते हैं तो जियोलॉजी का जो सिलेबस है वो नेट के लिए, गेट के लिए, जीएसआई के लिए या स्टेट लेवल पे जितने भी जियोलॉजी से रिलेटेड पेपर होते हैं उसके लिए, सेंट्रल लेवल पर जितने भी जियोलॉजी से रिलेटेड पेपर होते हैं उसके लिए, सारे के लिए जो सिलेबस है जियोलॉजी का वो एक है। ये खास बात है जियोलॉजी की, ये सारे के सारे जो सिलेबस हैं वो एक है। बस हमको जो क्वेश्चन करने हैं उसका अप्रोच जो है हर पेपर के लिए थोड़ा सा अप्रोच को हमको चेंज करना पड़ता है। लाइक क्या, जैसे नेट के एग्जाम है, नेट के एग्जाम में एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं। एनालिटिकल क्वेश्चन का मतलब क्या, कि अगर आप उस क्वेश्चन को मिला है आपको क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद वो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सोचने के बाद इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके आप आंसर देंगे। नेट के क्वेश्चन का डिमांड ऐसा है। अगर आप जीएसआई पर क्वेश्चन आते हैं तो जीएसआई पे मिक्स क्वेश्चन होते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन भी होते हैं प्लस फैक्चुअल क्वेश्चन भी होते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन का मतलब क्या, आपको फैक्ट ही दिया रहेगा। लाइक ओशियन वाटर की सैलिनिटी कितनी है, ये 33 पार्ट्स पर थाउजेंड है, तो वो 33 पार्ट्स पर थाउजेंड ही रहेगा। ऐसे क्वेश्चन कहलाते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन। तो जीएसआई में कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल आते हैं, कुछ क्वेश्चन एनालिटिकल आते हैं, तो वहां पास अपना अप्रोच चेंज करना पड़ेगा। गेट के एग्जाम में क्या होता है, जनरली फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल आते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल पर ज्यादा फोकस करना है, फैक्चुअल क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करना है। स्टेट लेवल के किसी एग्जाम पर आते हैं तो वहां पास पूरे फैक्चुअल क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम लोग जो है, आपका जियोलॉजी का सिलेबस तो एक है, लेकिन आपका आने वाला एग्जाम कैसा है उस एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको अपना अप्रोच रखना पड़ेगा। इस हिसाब से नेट की तैयारी होगी या वेरियस जियोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी होगी। तो आप ये जो पीवाईक्यू करेंगे, नेट का पीवाईक्यू, गेट का पीवाईक्यू प्लस जीएसआई का पीवाईक्यू, ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे वो सारे एग्जाम पे काम आएगा। ये पर्टिकुलर नेट के लिए काम नहीं आएगा, पर्टिकुलर गेट के लिए काम नहीं आएगा। ये आप पूरा डायमेंशन कवर कर लेंगे अगर आप ये चीज करते हैं तो। अब ये सारा चीज होने के बाद मैं कुछ बुक्स का, मतलब मेरे को जो जो लगा था कि मैं अपने प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में इन इन बुक्स का हेल्प लिया था, ये बुक्स के बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आपको इनके छोड़ और भी अच्छे किताब मिल सकते हैं, नो डाउट अच्छे किताब हैं जिसको आप और फॉलो कर सकते हो। जो बुक मेरे को लगा वो बुक्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। जैसे मिनरोलॉजी के लिए डेक्स्टर परकिंस हो गया, जूसमैन की बुक हो गई। इन बुक से, जूसमैन के बुक से डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन फ्रेम होते देखा है मैंने, इवन जीएसआई पर, इवन नेट पर। इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी के लिए विंटर, जेडी विंटर की बुक है। सेडिमेंटल पेट्रोलॉजी के लिए सैम बॉक्स और सेन गुप्ता, एक बुक और है गैरी निकल्स की बुक है।
स्ट्रक्चरल जियोलॉजी एंड जियोटेक्टोनिक्स पर बात करें तो एस के घोष हो गया, हैकन फोसेन हो गया। पैलियोंटोलॉजी पर बात करें तो अमरदास गुप्ता हो गया, पीसी जैन हो गया। फिर स्ट्रेटिग्राफी के लिए रविंद्र कुमार की जो नई एडिशन वाली किताब है वो काफी अच्छी बुक है, और रामकृष्णन की बुक है जो जीएसआई का पब्लिकेशन है। मरीन जियोलॉजी एंड पैलियोशनेग्राफी, दैट मीन्स ओशियनोग्राफी के लिए आप टूजिलो की बुक यूज कर सकते हैं, पीनेट की बुक्स यूज कर सकते हैं, गैरिशन की बुक यूज कर सकते हैं। जियोकेमिस्ट्री पर बात करना है तो जियोकेमिस्ट्री पर रोलिंसन की बुक यूज कर सकते हैं। जियोकेमिस्ट्री में जो जेडी विंटर की बुक है, उस जेडी विंटर के बुक में 2 चैप्टर हैं, वो 2 चैप्टर मोर देन इनफ है किसी भी कंपटीशन एग्जाम निकालने के लिए। केमिकल पेट्रोलॉजी पार्ट 1, केमिकल पेट्रोलॉजी पार्ट 2, ये 2 चैप्टर मोर देन इनफ है कंपटीशन एग्जाम में जियोकेमिस्ट्री को कवर करने के लिए। इकोनॉमिक जियोलॉजी में अगर बात करते हैं तो ओर फॉर्मिंग प्रोसेस के लिए लॉरेंस रॉब की बुक ठीक है। अगर ओर का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं तो उमेश्वर प्रसाद की बुक है। प्री कैम्बियन जियोलॉजी एंड क्रिस्टल इवोल्यूशन के लिए अगर बात करें तो कॉन्डी की बुक अच्छी है, कॉन्डी की बुक है। फिर फिलिप कैरी की बुक है। रिमोट सेंसिंग जीआईएस पर बात करें तो बसुदेव भट्टा है और अंजी रेड्डी की बुक है। इंजीनियरिंग जियोलॉजी पर बात करें तो परवीन सिंह की बुक है। मिनरल एक्सप्लोरेशन पर एक्स के हल्दर, गांधी एंड सरकार। हाइड्रोजियोलॉजी पर अखूरी, टॉड, ये सब बुक्स आप रिफर कर। क्लाइमेटोलॉजी में डोनाल्ड है, डीएस लाल की बुक्स हैं, ये देख सकते हैं। और आप मैथ्स वाले हैं, अगर आप जियोफिजिक्स करना चाहते हैं तो जियोफिजिक्स के लिए विलियम लॉरी की जो बुक है वो आपके लिए ठीक रहेगा। तो मेरे इन से तो इतना ही था। ओवर टू मनदीप सर। हेलो। थैंक यू धर्मेश। एक बहुत बढ़िया सा टोन सेट हो गया है, और हाँ बहुत सर। सारी बारीकियां जो मुझे भी सीखने को मिली, बहुत अच्छा लगा। और एक क्या अप्रोच होना चाहिए उसकी जानकारी मिली। मनदीप से रिक्वेस्ट है, मनदीप हाँ जी सर। कंफर्टेबल हैं? जी 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 सर। हाँ, तो प्लीज टेक ओवर। ओके जी, थैंक यू सर। जैसे कि आप सबने देखा अभी, उमेश, आपके धर्मेश प्लीज सर ने। ये स्लाइड शेयर को बंद कर सकते हैं क्या? हाँ सर, ये मैं देखता हूँ। हाँ हाँ, अब बेहतर है। ये हो गया सर मेरे इन हाँ, से। हो गया हो गया। ओके सर। यस मनदीप प्लीज। हाँ जी सर। वीडियो विजिबल? हाँ हाँ, विजिबल। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच सर। जैसे कि धर्मेश सर ने अभी बहुत सी चीजें आप सभी को बताई है, मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ कुछ चीजें अभी समझाना चाहूंगा। सबसे बेसिक चीज और सबसे पहली चीज ये है कि हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स का ये है कि सर हम बायो वाले हैं, या हमें एप्टीट्यूड नहीं आता, या हमें जनरली मैथ्स नहीं आ पाता सर उतना। तो जनरली आप देखिए, आपको नेट के लिए सिर्फ 10th लेवल का मैथ्स चाहिए। हमें क्या चाहिए? 10th लेवल का मैथ्स चाहिए। आप कोई भी मैथ्स बुक कर लीजिए, सीबीएसई लीजिए, सीजी बोर्ड, कोई भी बोर्ड की बुक कर लीजिए, 10th है उसको बेसिक सॉल्व कीजिए, है ना। मनदीप, सेकंड ये सॉरी है। टू इंटरप्ट जी। मनदीप, जी एक सर। रिक्वेस्ट है कि इसको जी सर। डिग्री से राइट साइड से टर्न कर देंगे तो वो मतलब अच्छे से विजिबल हो जाएगा। 90 डिग्री राइट साइड टर्न कर देंगे प्लीज। सर जो, कैसे मीन्स इसमें? अच्छा, मैनुअल जो बोल रहे हैं आप? हाँ, क्लॉकवाइज 90 डिग्री टर्न कर देंगे। ऐसे सर? हाँ हाँ हाँ, और ओके। यस, अब एकदम क्लियरली विजिबल है और हाँ बिल्कुल। जी, थैंक यू। थैंक यू सर। ये ठीक है सर, इतना? बिल्कुल एकदम बढ़िया है। हाँ जी सर। तो पहली चीज जैसे मैंने बताया, 10th की आपको मैथ्स सॉल्व करनी है, चाहे आपके पास जो हो, जो बुक हो। और 10th मैं जहां तक जानता हूँ, बायो के स्टूडेंट्स हो चाहे जो हो, 10th में मैथ्स सभी ने सॉल्व किया है, तो उनके लिए, सबके लिए आसान है। सेकंड मैं आपको ये बताना चाहूंगा, सेकंड क्या है, आप नोटिस कीजिएगा उसमें एप्टीट्यूड आता है ना। जनरली जब तक आप एप्टीट्यूड सॉल्व नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, वो आपसे सॉल्व नहीं होगा। मैं एक सिंपल बेसिक एग्जांपल बताता हूँ, है ना। उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ था लास्ट ईयर, कि मान लीजिए कोई पर्सन है एक्स, उन्होंने एक गड्ढा खोदा। गड्ढा किस
उसका खोदा डायमेंशन का 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर। उन्होंने पूछा कि उस गड्ढे में मिट्टी का, सॉइल का वॉल्यूम क्या है। सॉइल का क्या पूछा उन्होंने, वॉल्यूम क्या है। अब जनरली देखिए, जनरली बेसिक जिसको मैथ्स आता है उसको मालूम है भाई, गड्ढा खोदा, गड्ढा मतलब क्यूब था, क्यूब मतलब 1 × 1 × 1 मतलब 1 मीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है। लेकिन यहाँ पे बेसिक हमें ये सोचना है, उसने पूछा है कि इस गड्ढे में कितनी सॉइल है। ऑब्वियस सी बात है, सॉइल निकालने के बाद ये गड्ढा बना है, तो अब यहाँ पे सॉइल कितनी होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉइल होगी 0। ये है बेसिक एप्टीट्यूड। इसके साथ आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए, बहुत आसान है। अब कई लोग सोचते हैं कि सर हमें फॉर्मूला याद नहीं था तो ये बना नहीं, तो ये एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है। मैं एक और सिंपल बताता हूँ इसी में आपको। एक क्वेश्चन आया कि इवनिंग का समय है, सबसे पहली चीज कब का समय है, इवनिंग का समय है। 3 हाउसेस लाइन से हैं, कैसे हैं, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट में 3 हाउस है, ए बी सी। उसने बहुत सिंपल पूछा कि किसकी परछाई किसके ऊपर आएगी। तो हमें मालूम है इवनिंग में सन कहाँ पे होता है, समवॉट इस साइड, तो ऑब्वियस सी बात है सनलाइट ऐसे आएगी, तो इसकी परछाई इस पे, इसकी परछाई इस पे। बहुत आसान था ये। ऐसी चीजें बहुत आती है जो 2 मार्क्स हमको देती है। इसमें आपको कोई भी नॉलेज, कोई भी फॉर्मूला, किसी भी चीज की नीड नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए अपने आसपास की। ठीक है, ये पहली चीज हो गई एप्टीट्यूड की। सेकंड, जैसे कि धर्मेश सर ने आपको बताया कि जियोलॉजी, तो जियोलॉजी के साथ साथ हमें ओशियानो और क्लाइमेटो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। तो मैं कुछ आपको एक सबसे बेसिक बुक जो सबसे पहले आप सभी को मालूम होनी चाहिए कि आपको पढ़नी है, वो बुक मैं यहाँ सामने दिखाता हूँ आपको, ये है वो, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल जियोग्राफी क्लास 11th। ठीक है, अब मैं इसके कुछ आपको इसी में से मैं कुछ ऑप्शन दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये आपको बाहर भी मिल जाएगा, इस बुक में भी मिल जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ताकि आप और अच्छे से समझ पाए। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये जो मैं पेंसिल का पॉइंट है, जिस जहां पे मैं पेंसिल का पॉइंट है, वहां पे आप नोटिस कीजिए ये फिलीपाइंस प्लेट है। फिलीपाइंस प्लेट पे इस पॉइंट पे 3 जंक्शन है, 3 प्लेट आपस में मिल पे है, प्लेट बाउंड्री आपस में मिल पे है, यूरोपेशियन, पैसिफिक, फिलीपाइंस प्लेट, है ना। इस बार उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चन पूछा कि ये जो बॉर्डर बनेगा फिलीपाइंस प्लेट पे, जो ट्रिपल जंक्शन बना है, वो कैसे टाइप का ट्रिपल जंक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला ट्रेंच है, ये वाला ट्रेंच है, ये वाला ट्रेंच है। तो यहाँ पे कैसे टाइप का ट्रिपल जंक्शन है, तो यहाँ पे है टी टी टी, टी 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 टाइप का ट्रिपल जंक्शन, ट्रेंच ट्रेंच ट्रेंच। और ये आया था 4 नंबर में, ये आया था 4 नंबर में। अब ये आपको इस बुक में भी मिलेगा, कहीं भी आप इसको कर सकते हो। प्लेट टेक्टोनिक से आपका बहुत इजीली 4 नंबर आ गया, है ना। अब मैं सेकंड और कुछ चीजें इसमें बताना चाहूंगा, जैसे कि है तो सभी इंपॉर्टेंट इसमें। ये वाला देखिए आप, कई बार इससे क्वेश्चन आता है, ये आपको बाहर भी मिल जाएगा, इस बुक में भी मिलेगा। हमें बहुत बेसिक मालूम होना चाहिए, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में अर्थ सरफेस से ऊपर हाइट पे जाते हैं, एटमॉस्फेयर लो होता है, एटमॉस्फेयर लो होता है ना। स्ट्रेटोस्फियर में हाई होता है क्योंकि वहां ओजोन है, मेसोस्फियर में लो होता है, थर्मोस्फियर में फ्री आयंस मूवमेंट है इसलिए हाई होता है। ये जो लो लो होने को, ये जो रेट लिखा हुआ है, ये जो टेम्परेचर लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लैप्स रेट। क्या बोलते हैं, लैप्स रेट। एक ये बेसिक मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि ये सब चीजों से हमारी बहुत सी क्या क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इजी। इसमें पूछ देगा कौन सी 2 लेयर में टेम्परेचर लो होता है या हाई होता है ना। लैब सेपरेट की इसमें पॉजिटिव है नेगेटिव है, लो होने को लैब सेपरेट बोलते हैं, तो इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव इसमें नेगेटिव। ये हमारा बन गया एक। ये अभी मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिए, इसमें एक फिगर दिया हुआ है, ये आप देख पाएंगे, यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है।
ये है हमारा क्या है, बहुत सिंपल, जो हमारी अर्थ पे जितने भी विंड मूवमेंट है वो कैसे होते हैं। आप यहाँ देखिए ITCZ है ना, जिनको मालूम होगा, एक बहुत बेसिक सी चीज है, आप सभी को ये मतलब बहुत बेसिक चीज है जो मालूम होनी चाहिए, जो बचपन से हमें मालूम है। वाटर साइकिल आप सभी जानते हैं, वाटर साइकिल में विंड मूवमेंट क्यों होता है, कैसे होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये एक बेसिक चीज हो गई जो आती है। अब रिसेंट में आप न्यूज में देखिए, न्यूज में आता है साइक्लोन, अभी मॉन्था साइक्लोन आया था, मॉन्था साइक्लोन आया था, ये देखिए इसमें साइक्लोन समझाया हुआ है। सबसे बेसिक चीज और जो सबसे जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, वो ये बनते हैं कि साइक्लोन क्यों बनते हैं, मतलब उनके लिए क्या कंडीशंस चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे उनके लिए क्या कंडीशंस चाहिए, ये इसमें मेंशन है। मैं आपको सिर्फ कुछ चीजें बता पाऊँ, यहाँ पे ये मेंशन है कि आपको क्या चाहिए, तो हाई टेम्परेचर चाहिए, वार्म ओशियन होना चाहिए, है ना। इससे आपको ये बेसिक मालूम होना चाहिए कि बे ऑफ बंगाल थोड़ा सा वार्म होता है, अरेबियन सी थोड़ा सा कूल होता है, उसके हिसाब से कोरियोलिस फोर्स होनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है ये, है ना। ये बेसिक चीजें हैं जो इसमें दी हुई है, ये मैं बताना चाहता था आपको। एक और मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। जनरली 4 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, बहुत सिंपल बनता है, जैसे ट्रॉपिकल मानसून का सिंबल क्या है, ये मैचिंग में आता है, ये इससे मैच करना है, ये इससे मैच, ऐसा मैचिंग में आता है अपना। 4 नंबर 5 4 नंबर 2 नंबर में भी कई बार ये क्वेश्चन आते हैं, कैसा डिवीजन है, क्या है, ये पूरा इसमें दिया हुआ है। तो ये जो हमारी एक बुक है, मैंने आपको बहुत कम चीजें दिखाई हैं इसमें अभी, ये बुक आपको बेसिकली पढ़नी चाहिए। अगर आप कोई हाई लेवल बुक नहीं देख रहे हैं तो ये बुक में आपको कुछ चीजें देखनी चाहिए, ठीक है। अब गॉट मैं इट। इसके बाद कुछ, हाँ, इसके बाद मैं कुछ चीजें और बताऊंगा। एक बहुत बेसिक चीज है, देखिए बहुत सिंपल फिनोमिना है और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जिसकी नॉलेज सभी को होनी भी चाहिए, है ना। वो है मॉनसून। क्या है मॉनसून, देखिए हमें ओशियन और क्लाइमेटों में बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन बेसिक नॉलेज जहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं। आप कोई भी साल का नेट का पेपर देख लीजिए, वहां मॉनसून से क्वेश्चन आया ही आया है। ये ऐसा टॉपिक है जो मस्ट है, मतलब आपको आना ही चाहिए, है ना। उसके बाद कुछ अदर चीजें हैं, जैसे मैं आपको एक बेसिक चीज बताऊंगा। अभी न्यूज में, आप न्यूज से भी साथ साथ में कर सकते हैं, दिल्ली पॉल्यूशन। दिल्ली में जनरली विंटर में बहुत हाई पॉल्यूशन हो जाते हैं। हाई पॉल्यूशन क्यों हो जाता है, तो एक फिनोमिना है, उसको हम बोलते हैं थर्मल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, थर्मल इन्वर्जन। थर्मल इन्वर्जन में होता क्या है, मैं आपको एक बहुत बेसिक समझाता हूँ। ये हमारा सरफेस है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले आपको फिगर में बताया था, सरफेस पे थोड़ा सा वार्म विंड होता है या वार्म एटमॉस्फेयर होता है, ऊपर जाते जाते क्या होता है, कोल्ड होते जाते हैं। तो जनरली जो हमारा एयर का फ्लो है, फ्लो कैसा होता है, ऐसा फ्लो होता है, आपको मालूम है, ये फ्लो चार्ट है अपना, मान लीजिए, है ना। वार्म ऊपर जाते हैं, कोल्ड क्लाउड नीचे आते हैं, है ना, जनरली ये होना चाहिए। अब विंटर में क्या होता है, विंटर में जो सरफेस के पास का है, सरफेस के पास में एक लेयर बन जाती है, कोल्ड लेयर, उसके ऊपर हो जाती है वार्म, उसके ऊपर हो जाती है कोल्ड। अब ये जो है यहाँ पे जनरली क्या होता है, पॉल्यूशन के जितने पार्टिकल्स हैं, अपना जितनी भी चीजें हैं, वो यहाँ ट्रैप हो जाती है। ट्रैप क्यों हो जाती है, क्योंकि ये तो नीचे ही होता है, डिसेंड होता है, ये ऊपर मूव नहीं हो पाता। क्यों नहीं मूव हो पाता, तो इसका आप सिंपल देखिए लॉजिक। थर्मल, थर्मल मतलब जो टेम्परेचर वाली चीज थी वो इन्वर्ट हो गई, इन्वर्ट हो गई मतलब कोल्ड ऊपर मिलना था, वो सरफेस के पास मिल रहा है हमें, ठीक है। ये चीज आपको समझ आती होगी, जो चीज हमें ऊपर मिलनी थी वो अब सरफेस पे मिल रही है, इस वजह से वो मूवमेंट नहीं हो पाता है। ये मैंने आपको बेसिक से बेसिक जो कोई भी आपको समझा सकता है उस वे में बताया है। आप डिटेल में जाएंगे बहुत डीप है, लेकिन ये सब नॉलेज आपको होनी चाहिए। कुछ और टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आप देखेंगे, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बोला था प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स। देखिए प्लेट टेक्टोनिक्स का नॉलेज आपको पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक होना चाहिए।
कि ये थ्योरी आई क्या, मतलब ये कहाँ से आई, क्या क्या चीजें थी। तो आपको सबको मालूम होना चाहिए कहाँ से आई। तो सबसे पहला था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अब ऑब्वियस सी बात है, आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ेंगे तो आपको इससे रिलेटेड एविडेंस मालूम होना चाहिए, एविडेंस क्या क्या है। ठीक है, इससे अब इससे हम माने कि हाँ प्लेट तो होती है, लेकिन मेन जो इसका वो था, वो क्या था, पेपेंट थ्योरी, वो था सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये हमारे पास सीक्वेंस चला। सी फ्लोर स्प्रेडिंग जैसी हैप्पी हैस ने ये थ्योरी पब्लिश की, वैसी ये हमें मालूम चला कि हाँ प्लेट अवे मूव होती है, इसलिए वहां पे वो स्प्रेड होता है। उससे फिर ये थ्योरी इवॉल्व हुई। इसको अब किसने, मतलब किसने इसको जस्टिफाई किया कि हाँ ये सही है, तो वो किया जियोमैग्नेटिज्म ने। जियोमैग्नेटिज्म। अब जियोमैग्नेटिज्म कैसे आया, ये अलग एक टॉपिक हो गया हमारा। इसमें आपको पोटा मालूम होना चाहिए कि जियोमैग्नेटिज्म क्या है ना। आप अगर लास्ट 10 ईयर का पेपर देखेंगे, इस पेज में जितने टॉपिक मैंने अभी तक लिखे हैं, ये क्वेश्चन आपको 10 में से 9 पेपर में मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, अब जैसे जियोमैग्नेटिज्म हो गया, तो कई चीजें ऐसी है जो हमें, मतलब बेसिक तो हमें नॉलेज होना चाहिए। अब ये सभी टॉपिक आपके सब एग्जाम में काम आएंगे, ये सभी टॉपिक आपको सब एग्जाम में काम आएंगे, तो हमें ये सभी को डीपली पढ़ना है। अब फॉर एग्जांपल मॉनसून की बात आई, मॉनसून ऑब्वियस सी बात है कि हमारा बाकी सब्जेक्ट्स में काम नहीं आएंगे। बाकी सब्जेक्ट जैसे कि सब्जेक्ट बोल दिया मैं, सॉरी, बाकी एग्जाम्स में, जैसे कि आप मान लीजिए एमआई का एग्जाम देंगे, एमओ का देंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर का देंगे, तो वहां जनरली मॉनसून ये सब टॉपिक्स पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो हमें ये सब टॉपिक्स पे समय भी उतना ही देना है, हमें बहुत ज्यादा समय नहीं देना है इन टॉपिक्स पे। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक जैसे क्वेश्चन आया, आपको मालूम होना चाहिए कि अर्थ पे जो वॉल्केनिज्म है वो 2 टाइप की होती है। पढ़ना कैसे है कुछ चीजों को, वो मैं बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल है, ऐसे आप कोई भी टॉपिक को आपको पढ़ना चाहिए। वॉल्केनिज्म 2 टाइप से होती है ना। 2 जगहों पे मिलती है वर्ल्ड में। या तो वो प्लेट के बीच में मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं इंफ्रा प्लेट, प्लेट के बीच में वॉल्केनिज्म होता है। या तो प्लेट के बाउंड्री में होता है। ठीक है, प्लेट के बीच वाले को हम क्या बोलते हैं, हॉटस्पॉट्स। इसको क्या बोलते हैं हम, हॉटस्पॉट्स। अब देखिए जनरली में, आप जैसे कोई भी एग्जाम है, कोई भी एग्जाम में क्या पूछेगा कि इसका जेनेसिस कैसे हुआ, इसका सोर्स ऑफ लावा क्या है, कहाँ पे मिलता है, कैसा वॉल्केनिज्म है ना, कॉन्टिनेंटल कौन सा है, ओशियानिक कौन सा है, ये पूछेगा। अब देखिए नेट में यही चीज कैसे आती है। नेट में क्या दिया है, नेट में ये ऐसे पॉइंट बने हुए हैं। ठीक है, ये लिख दिया हॉटस्पॉट, ये दे दिया प्लेट मूवमेंट, यहां 3 पॉइंट दे दिया आपको, ए बी और सी। 3 पॉइंट दे दिया, ये सबको समझ आता है। ऐसा उसने बोल दिया कि भाई कोई प्लेट थी, वो मूव हुई, पहले वो इधर मूव हुई, फिर इधर मूव हुई, है ना। 3 पॉइंट दे दिया, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। अब पूछेगा ये तीनों पॉइंट पे, है ना, जो हमारा वहां का रॉक है, वो एज के हिसाब से आपको जमाना है। एज के हिसाब से मतलब ओल्डर कौन सा है, यंगर कौन सा है। अब जनरली ये चीजें क्या होती है ना, पेपर में सिर्फ ऐसा बनी होती है, ओल्डर यंगर क्वेश्चन में रिटर्न में पूछ लेते हैं, और यहाँ पे ये भी नहीं लिखता, ये ऐसा एक्स लिख देते हैं, और अलग से लिख देगा एक्स इज अ हॉटस्पॉट, है ना। एरोस मार्क द मूवमेंट ऑफ प्लेट। अब यहाँ पे पूछेगा ए बी और सी में यंग कहाँ है, ओल्ड कहाँ पे है। अब देखो टॉपिक सेम है, टॉपिक क्या है, हॉटस्पॉट है, सिर्फ नेट में थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया। जैसे आपको धर्मेश सर ने भी बताया, इसमें थोड़ा सा हमें सोचने पे मजबूर कर रहे हैं चीजें। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए यहाँ पे हॉटस्पॉट है, तो यहाँ पे तुरंत अभी मैग्नेटिज्म हो रहा है,
यहाँ पे मैग्नेटिज्म सबसे पहले हुआ था, तो सबसे पहले हुआ था तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ कट ऑफ सबसे ओल्ड होगा। सबसे ओल्ड होगा, मान लो मैचिंग में दिया है एक्स वाई जेड, ऐसा मैचिंग में दे दिया है एक्स वाई जेड, एक में लिख दिया है 10 मिलियन ही है, एक में लिख दिया है ए बी सी, एक में लिख दिया 10 मिलियन ही है, एक में लिख दिया 5 मिलियन ही है, एक में लिख दिया 40 मिलियन ही है ना। अब आपको बोला है मैच, तो मुझे ऑब्वियस सी बात है सी वाला पॉइंट सबसे यंग होगा, तो मैं इसको मैच कर दिया, बी वाला ये, ए वाला ये, तो ये आपका आंसर बन गया ऐसे। तो नेट में कुछ चीजें थोड़ा सा घुमा के पूछती है पर बहुत ही आसान पूछी जाती है, बहुत ही आसान पूछी जाती है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। जैसे कि आपको धर्मेश सर ने बताया कि आपको पीवाईक्यू अच्छे से सॉल्व करने चाहिए, हर टाइप के पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए आप। 2 मार्क्स में सीधा पूछता है जैसे मैंने अभी भी बताया, 4 मार्क्स में ऐसा घुमा के पूछता है। कई टॉपिक्स बहुत कॉमन है जो हमेशा आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया प्लेट टेक्टोनिक्स, मॉनसून, और भी कई टॉपिक है। कई चीजें मैं अभी बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँ। आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको टॉपिक्स पता चल जाएंगे। धर्मेश सर ने बहुत ही अच्छा बुक्स का सोर्स बताया हुआ है, और मैंने एक बुक बताई है आपको, एप्टीट्यूड का बताया है और बेसिक बताया। आप जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपको आइडिया होगा, उतना अच्छा मार्क्स आ पाएगा। नेट मेरे हिसाब से जियोलॉजी का सबसे इजी पेपर है। इजी इसलिए है क्योंकि आपको 150 क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ 75 बनाने हैं, और ये अटेम्प्ट भी नहीं करने हैं। अगर आप कम से कम इसमें 45-50 सही बना लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 150 में से 45-50 बनाने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इससे आसान तो मुझे नहीं लगता कि 33% क्वेश्चन सॉल्व करने से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उससे अच्छा कोई पेपर हो सकता है। दूसरी चीज, आप एक चीज नोटिस करेंगे, 80 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर वाले, जैसा आपको धर्मेश सर ने बताया। इस 80 में से आपको सॉल्व 25 ही करने हैं। कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। 80 में से सिर्फ और सिर्फ 25। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर क्या बता रहे हैं, जो लोग स्टार्टिंग में नहीं आए होंगे। तो 3 सेक्शन होता है, ए बी सी। ए में हम आपको बता चुके हैं कि एप्टीट्यूड होता है, बी में बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, सी में आता है साइंटिफिक लेवल का। साइंटिफिक इन द सेंस आपको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, जैसे ये वाला, ठीक है। अब इस 80 में से 25 बनाना है। जनरली लोग क्या करते हैं, जो पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, पीवाईक्यू में वो क्या करते हैं, वो कई क्वेश्चन जियो फिजिक्स के ऐसे होते हैं जो आपसे, आप चाहे उसको साल भर दे दो, आपसे एग्जाम में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आपने एमएससी जियोलॉजी जियो फिजिक्स में नहीं किया है ना। तो जनरली आप सिर्फ फॉर्मूला बेस पे उसको नहीं बना सकते। तो जनरली हमें क्या करना चाहिए, जियो फिजिक्स का जो बेसिक है, जो जियोलॉजी में हम करते हैं एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव के लिए, सिर्फ उतना पढ़ना चाहिए। ओशियानो और क्लाइमेटो मैंने आपको बता दिया, सभी नहीं पढ़ना है, सिर्फ उतना पढ़ना है जो रिपीटेटिव टॉपिक्स है, मॉनसून है, साइक्लोन है, अदर चीजें हैं, कोपियन क्लासिफिकेशंस है, ओशियन करंट्स है ना, ये सब चीजें हैं। तो जनरली जब पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा मैं, तो वही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मुझे पूरा 150 सॉल्व नहीं करना है। 150 क्वेश्चन ना हमें अभी सॉल्व करना है ना एग्जाम में सॉल्व करना है। तो तैयारी हमें उतना ही करनी है जितने में हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। 200 में 200 का नहीं सोचना है, मैक्सिमम नंबर का सोचिए आप। ये पूरे 150 क्वेश्चन कभी भी नहीं बन सकते आपसे। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि जियो फिजिक्स, इसमें एक मरीन जियोलॉजी भी आते हैं। कई लोग क्या करते हैं जो एमएससी या पोस्ट ग्रेजुएशन मरीन जियोलॉजी में करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप अप्लाइड या नॉर्मल जियोलॉजी में किए हो, उनका सिर्फ और सिर्फ उसी में है, मरीन जियोलॉजी में। तो उनका जो भी नॉलेज है वो आपसे कहीं एडवांस होगा। तो हमें ये सब चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको वो चीजें करनी है जो आपको हर जगह काम है, जैसे कि जियोलॉजी। धर्मेश सर ने आपको जियोलॉजी के सभी सब्जेक्ट बता दिए हैं कि जियोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना है। जियोलॉजी में मैंने भी कुछ बेसिक, एकदम बेसिक चीजें बताई, जैसे कि यहाँ पे
प्लेट टेक्टोनिक्स से के साथ क्या क्या पढ़ना है, और भी चीजें हैं, कुछ चीजें तो मैंने इन्वॉल्व नहीं की है अभी, है ना। तो ये सब चीजें क्या है आपकी हर एग्जाम में काम आएगी। आप जियोलॉजी के गेट दे लें, नेट दे लें, सेट दे लें, कोई भी पीएससी दे लें, जीएसआई दे लें, सभी एग्जाम में आपका कॉमन है। तो हमें मैक्सिमम समय यहाँ देना है, हमारा मैक्सिमम टाइम जियोलॉजी में जाना चाहिए, है ना। बेसिक हमारा ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया जियो फिजिक्स का बेसिक जो हमारा जियोलॉजी में आता है, हमको वो पढ़ना है। वो पढ़ने से आप बोलेंगे क्या सर, तो आपको बहुत सारे जो मेथड्स होते हैं, है ना, किसी भी चीजों को फाइंड करने के लिए आपको और जियोलॉजी और इकोनॉमिक जियोलॉजी के साथ मिलाते हुए उसको पढ़ना है, ठीक है। अब मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं आपको कि किसी भी चीज को कोरिलेट करके हमेशा हमें पढ़ना चाहिए, चाहे आप कोई भी तैयारी करो। मैं एक बहुत बेसिक और सिंपल टॉपिक लेता हूं आपका डायमंड। क्या लेता हूं मैं आपका डायमंड, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आपको डायमंड का ऑब्वियस सी बात है प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए, बेसिक प्रॉपर्टीज। डायमंड कौन से रॉक में मिलता है वो आपको मालूम होना चाहिए। रॉक मतलब पेट्रोलॉजी, ऑब्वियस सी बात है किम्बरलाइट, मतलब आपको पेट्रोलॉजी मालूम होनी चाहिए कि कौन से रॉक में मिलता है वो, या इसी को अपन क्या बोलते हैं कई बार, और जियोलॉजी में उसका जो इंडिकेट मतलब जिस रॉक में वो हमेशा मिलता है ना, इसकी आपको पेट्रोलॉजी मालूम होनी चाहिए। कि किम्बरलाइट होता क्या है, मोस्टली लोग को यही नहीं मालूम होगा। बहुत से लोग को मैंने देखा है कि किम्बरलाइट क्या होता है, मतलब उसका कंपोजिशन क्या है। हमें सबको मालूम है कि किम्बरलाइट में डायमंड मिलते हैं, है ना। जनरली स्टूडेंट्स क्या है ध्यान नहीं देते हैं कि उसका कंपोजिशन क्या है। आप जेडी विंटर, जैसे कि आपको धर्मेश सर ने बुक के लिस्ट में बताया है, जेडी विंटर या कोई भी पेट्रोलॉजी बुक में आपको उसका कंपोजिशन पता चल जाएगा, उसका टाइप पता चल जाएगा। अब इसका पेट्रोलॉजी में बोला तो ऑब्वियस सी बात है इसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स होते हैं, इसके अलग अलग टाइप के टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब ये मालूम होना चाहिए ये कौन सा टॉक है, अल्ट्रामैफिक का टॉक है। अब मैं इसमें ज्यादा डीप अभी नहीं जाता, है ना। अब मुझे ये मालूम होना चाहिए, जैसे कि मैं अभी जियोफिजिकल टॉपिक करता था, कि कौन से जियोफिजिकल मेथड यूज होता है किम्बरलाइट के एक्सप्लोरेशन के लिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कौन सा जियोफिजिकल मेथड यूज होता है। अब जियोफिजिक्स में मैं आता हूं तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कई इसके क्या है बॉटेनिकल इंडिकेटर है। क्या है, बॉटेनिकल इंडिकेटर है, ठीक है। बॉटेनिकल इंडिकेटर है। अब इसके ऑब्वियस सी बात है, अब हम जैसे और जियोलॉजी की बात करते हैं कि भाई किम्बरलाइट में मिलता है ना। और जियोलॉजी में हम बात कर लिए कि किम्बरलाइट में मिलता है। अब हम इसके इकोनॉमिक डिपॉजिट पढ़ लेंगे, इंडिया में कहाँ है, वर्ल्ड में कहाँ है। इंडिया में कहाँ है, वर्ल्ड में कहाँ है। अब देखो मैं वर्ल्ड का आपको कई चीजें हैं, आप चाहे तो पढ़ना, आप याद कर सकते हो, मोस्टली मोस्टली जो है ना, छत्तीसगढ़ में कई है। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कैसे कैसे टाइप में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में मिलता है पन्ना में, इंडिया में मिलता है पन्ना में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पन्ना में ये मतलब कैसे टाइप का डिपॉजिट है। इसको अपन बोलते हैं टाइप डिपॉजिट। क्या बोलते हैं, टाइप डिपॉजिट। अब इसी से आपको ये मालूम होना चाहिए, इसी से आपका आ जाएगा स्ट्रेटिग्राफी। ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में जैसे पन्ना में वो मिल रहा है हमको डायमंड, डायमंड मिल रहा है तो कौन से स्ट्रेटिग्राफी में आएगा, कौन सी एज के अप्रॉक्स में मिल रहा है वहां पे, है ना। तो ये चीजें हैं। अब दूसरी चीज देखो, ऑब्वियस सी बात है, मैंने यहाँ जैसे आपको बताया कि किम्बरलाइट में मिलता है। एक चीज और है, एक होता है लैम्प्रोइट, लैम्प्रोइट में भी मिलता है, लैम्प्रोइट में भी हमको मिलता है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इंडिया में कहाँ पे मिलता है लैम्प्रोइट में। तो जनरली हम जो मानते हैं कि जो एमपी का मध्य गगन है ना, वहां पे लैम्प्रोइट टाइप का रॉक है। अब एक और इसी से आपको नाम मालूम होना चाहिए कि एक और नाम होता है लैम्प्रोफायर, लैम्प्रोफायर नाम से रॉक होता है एक,
लैम्प्रोफायर नाम से एपॉक होता है, इसमें डायमंड नहीं मिलता है। जनरली जो हमें मालूम होना चाहिए, ये 3 टाइप के एपॉक में लैम्प्रोफायर में जनरली वो एसोसिएटेड नहीं होते हैं। जो भी नोन है वो किम्बरलाइट है, लैम्प्रोइट है या अनकंफॉर्मिटी में मिलते हैं हमें, है ना, जिसको आप बोल सकते हो कि वो सेकेंडरी टाइप के डिपॉजिट है। प्राइमरी में हमको या तो किम्बरलाइट में मिलता है या लैम्प्रोइट में मिलता है। अब ये तीनों के बीच में आपको मालूम होना चाहिए तीनों में क्या अलग है। तो मैंने एक टॉपिक लिया, डायमंड। डायमंड से मैंने क्या क्या पढ़ लिया कि डायमंड के टाइप डिपॉजिट क्या क्या है। 2 तो मैंने अभी बता दिया, एक तो हो गया आपका ये मैग्मेटिक वाला, एक हो गया अनकंफॉर्मिटी टाइप, है ना। दूसरी चीज इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है, इकोनॉमिक जियोलॉजी में आ गए हम। पन्ना में मिलता है तो कौन से एपॉक में मिलता है और कौन से फॉर्मेशन में मिलता है ना। स्ट्रेटिग्राफी आ गई। डायमंड कौन से एपॉक में मिलता है, जनरली कौन से एपॉक में, उसका इंडिकेटर एपॉक कौन सा है। भाई किम्बरलाइट है मतलब डायमंड होने की पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि डायमंड मिलेगा ही उसमें, है ना। लेकिन जनरली वो प्राइमरी फॉर्म में अपना किम्बरलाइट या लैम्प्रोइट में मिलता है ना। तो वो हो गया। अब उसकी पेट्रोलॉजी मालूम होनी चाहिए कि भाई ये कैसा होता है, ये कैसा होता है, इसका क्या कंपोजिशन है ना। अब इसको फाइंड करने के, भाई किम्बरलाइट है, मान लो जमीन के नीचे है, तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि किम्बरलाइट है या नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है, बहुत से मेथड्स होते हैं, तो कुछ जियोफिजिकल होते हैं, बॉटेनिकल इंडिकेटर होते हैं उसके, ये सब चीज आपको मालूम होना चाहिए, है ना। उस प्लांट का नाम आपको मालूम होना चाहिए। तो सिंगल टॉपिक से आप देखेंगे कई चीजें आप उसको एडअप कर सकते हैं, है ना। आजकल क्या, आजकल थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पूछ देगा कि खड़प्पा बेसिन में डायमंड कहाँ पे मिलता है ना। जैसे मैं आपको बता पाऊँ, आजकल थोड़ा सा एडवांस होते जाते हैं, तो आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जनरली मैप बना लो आप कहाँ पे क्या है ना, उस हिसाब से आपको पढ़ना है, ठीक है। सर टाइम है कि सम अप करना है। मनदीप, जी आज सर। अभी करीब 1 घंटा 10 मिनट अपना हाँ आज का ये इसलिए हो सर। चुका है। जी जी। जी तो सर। अगर आप लोग चाहें तो कुछ क्वेश्चंस, अगर जो हाँ कुछ, हमारे जी सर। पार्टिसिपेंट्स हैं उनके अगर कुछ क्वेश्चंस हों, तो क्या हम लोग 5 या 10 मिनट उसके लिए दे सकते हैं? हाँ और हाँ जी फिर सर, जी सर। फिर आप लोगों को कब कन्वीनियंट रहेगा तो उस समय अपन और फिर स्टेप बाय स्टेप, हाँ मतलब एक एक्शन जी प्लान जी। जैसा जी आप जी लोग जी बताओगे वैसा हम लोग सर। फिर जी जी। आगे जी कर सर। कर सकेंगे। जी जी। जी सर। तो क्या ये ठीक रहेगा, ये अप्रोच ठीक रहेगा, या और कुछ हाँ सजेशन? जी सर। सर तो पूछ लेते हैं सर, और हाँ, कोई मीन्स स्टूडेंट्स को क्या क्वेश्चन है, हाँ, बेसिक तो बता दिए हैं सभी कि कैसे पढ़ना है, और जनरली कोरिलेशन इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हमारे पास एडवांस होते जाते हैं, पूरी बेसिक बुक धर्मेश सर ने बता दी है सर सबको। बराबर। और हाँ जी सर। तो अब, तो अब हम जी क्वेश्चन सर। आंसर सेशन की तरफ बढ़े। हाँ जी 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 सर। सर। तो ये स्लाइड शेयरिंग को अगर अपन ऑफ कर लेते हैं। हाँ जी सर। हम्म, ओके। जो लोग कंफर्टेबल हैं वो अपना वीडियो कैमरा ऑन कर सकते हैं। जो लोग कंफर्टेबल हैं वो अपना वीडियो कैमरा ऑन कर सकते हैं। हमारे बीच में हमारे बहुत सारे सीनियर्स मौजूद हैं और सबका इसमें स्वागत है इसकी मीटिंग में। हमारे बीच भुवनेश्वर सर है, विनीतर सर है, डॉक्टर राहुल सर है, डॉक्टर इंद्रजीत सर है, और राहुल सर जगदलपुर से भी हम लोगों के बीच मौजूद हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर मुझे जी चैट सर। दिख रहा है कि चिन्मयी चिन्मयी, आप क्वेश्चन अपना वीडियो कैमरा ऑन करके पूछ सकते हैं। चिन्मयी, हेलो। Yes, sir. Sir, I हाँ have a बेटा। question. Because sir, I am just joined in late. Sir, अच्छा, my question is, sir, how to मतलब aptitude जो सेक्शन आता है एग्जाम में नेट में, तो वो कैसे जल्दी मतलब इजीली सॉल्व हो पाएगा? कौन सा देखिए, बुक? इसके लिए बुक्स के नहीं, आप 6 to 10 तक की जो जनरल एप्टीट्यूड है, जो आपने मैथ्स पढ़ा होगा,
वो करना है। 10th लेवल का ही मैथ्स आता है, बस उसमें थोड़ा सा अप्रोच लगाओ। कुछ क्वेश्चन इतने होते हैं, जैसे लाइक 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे वो इजिली डुएबल रहेंगे। वो 5 क्वेश्चन को आपको करना है, फिर 5 क्वेश्चन जो और आगे मिलेंगे वो क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है, फिर वो क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके लिए आपको अगर हेल्प लेना है तो यूट्यूब पे एक है, एक गजेंद्र पुरोहित करके हैं एक, उनका एक यूट्यूब चैनल पे आप विजिट करेंगे तो उन्होंने CSIR नेट, गेट और जैम, इसके लिए जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन उन्होंने कराया हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट्स के एक वीडियो है, आप उस पे गो थ्रू हुई है, उससे आपको जनरल आइडिया लग जाएगा इसका। थैंक यू सर, थैंक यू। और भी कोई क्वेश्चन हम लोगों में से कोई पूछना चाहेंगे? कोई और प्रश्न है किसी के? हाँ बेटा, पल्लवी कुछ पूछना चाह रही हो? सर हम लोग पढ़ के तो बहुत सारी चीजें जाते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जिसको हम पढ़ चुके रहते हैं, लेकिन हमको उसको थोड़ा सा समझने के लिए टाइम चाहिए रहता है। लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं और एक एक क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा टाइम देने में टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है। तो सर उसको टाइम मैनेजमेंट का कैसे हम कर सकते हैं? उसके लिए देखो, सबसे पहला चीज ये होता है कि आप कौन सा सेक्शन आपके कन्वीनियंटली, आप पार्ट 1 से पार्ट सी तक जा रहे हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, या आप पार्ट सी कर रहे हैं, वो आपका अप्रोच रहेगा। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, जैसे पार्ट सी वाला पोर्शन है वही सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है, उसमें जी आपको सर। ये देखना है कौन से क्वेश्चन है जो मेरे से वन टाइम विजिट पे बनने वाले हैं। लाइक जियोफिजिक्स के न्यूमेरिकल है, वो आपसे नहीं बनेंगे, ठीक है। तो जैसे ही न्यूमेरिकल देखा, बिना 1 सेकंड, मतलब बिना 5 सेकंड गवाए नेक्स्ट आगे बढ़ो। जी जैसे ही सर। आपको वो देखने को मिल रहा है, अगर न्यूमेरिकल में भी देखो तो न्यूमेरिकल में अगर यूनिट दिया है और डेटा से आप यूनिट बना पा रहे हो तो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरा चीज, मैच द फॉलोइंग मिला तो मैच द फॉलोइंग इजी डुएबल रहता है, वो आप कर सकते हैं। तो वहां पास क्या होगा कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आता, और नेट के एग्जाम में क्या है, स्क्रॉल करने वाला मामला आता है, क्वेश्चंस बड़े बड़े होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। हमारे पास 80 क्वेश्चन है, ठीक है। वो 80 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को आप मार्क प्रीव्यू मार के रख दो आगे, ये क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करूंगा। जब आप फर्स्ट टाइम विजिट करोगे ना पेपर, तो मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन हो गया, विजुअल्स वाले क्वेश्चंस हो गए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत रहते हैं नेट के एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के 4-5 क्वेश्चन है, वो आसानी से होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ वो क्वेश्चन हो गए। तो आप फर्स्ट विजिट करते जाओगे तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन इजी डुएबल मिल जाएंगे आपको। देन आप ये 10 से 12 करो, इस पे आपकी 100% श्योरिटी है। देन आप इधर मूव करो फिर से, जिसमें आपने मार्क प्रीव्यू किया है वो क्वेश्चन, जो बड़े क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, देन उसको एनालाइज करो और वहां पे करो। तो जी और सर। पहला एक चीज का हमेशा ध्यान देना, क्वेश्चन हॉल में घबराना नहीं है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। क्योंकि हमारे अंदर क्या रहता है, बहुत सारे क्वेश्चंस को जब हम पढ़ के जाते हैं तो हमसे क्या होगा कि मान के चलो पार्ट सी में आपने क्या किया, 1 नंबर से 15 नंबर तक के क्वेश्चन पर गए, और वो 1 से 15 तक जाते तक हमसे एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ऐसा होता है, ठीक है। जी सर। नहीं हुआ तो अपने आप को वहां पे शांत रखना है कि नहीं, अभी मेरे पास 65 क्वेश्चन और हैं, वो 65 क्वेश्चन मेरे लिए हैं। तो सामने के 15 क्वेश्चन अगर नहीं हो रहे हैं तो वहां पे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है कि यार मैं तो तैयारी करके आया हूँ, मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ये चीज दिमाग से हटा दो, बाकी के 65 क्वेश्चन आपके इंतजार में हैं। हो सकता है वो 65 क्वेश्चन वाले में आपको 25 क्वेश्चन आसानी से करने वाले मिल जाए। इसमें सर इसमें मैं भी कुछ एडअप करना जी चाहूंगा। सर, जी सर, बिल्कुल सर। हाँ, ये इसमें क्या है, जैसे ना आप देखेंगे नेट के जो 80 क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें जनरली जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था जैसे जियो फिजिक्स, है ना। तो जनरली आप नोटिस करेंगे जब भी जियो फिजिक्स का सेक्शन आता है तो 10 to 15 क्वेश्चन वो सीक्वेंस में एकदम कंटिन्यूअस आते हैं, है ना। जी सर। तो आप क्या कीजिए, स्क्रॉल करने की जगह साइड में आप सीधा क्वेश्चन नंबर पे जा सकते हैं। मान लीजिए अभी आप है मान लीजिए 91 पे,
तो आप एक काम कीजिए, सीधा 102 के आसपास चले जाइए, है ना। तो हम्म आपको वो समझ में आ जाएगा कि वो सेक्शंस आपको छोड़ना है ना। मतलब वो सेक्शन आपको सॉल्व ही नहीं करना है। जनरली लोग क्या है, जैसे अपने यहाँ फॉर एग्जांपल बॉगर एनोमली आ गया, है ना, उस पे कोई भी अपना न्यूमेरिकल आ गया। अब क्या होते हैं स्टूडेंट्स उसमें ये सोचते हैं कि ये हमसे बन जाएगा, क्योंकि हमने जियोलॉजी में किया हुआ है बॉगर एनोमली, ग्रेविटी सर्वे में अपना। अब उस चक्कर में होता क्या, वो टाइम इतना दे देते हैं कि कई स्टूडेंट्स, मैं ये भी बताता हूँ, कई बेसिक क्वेश्चन छोड़ कर देते हैं, तो आपको उसको स्किप करना है। सेकंड चीज, ओशियानो क्लाइमेटो में एकदम फिक्स जो आपने किया हुआ है वो अगर आपको आता है तो वो पढ़ना है। बाकी सबसे अच्छा होता है मैचिंग वाले क्वेश्चंस, और जो बहुत इजी आते हैं। अब मान के चलिए 80 में से 10 to 15 बहुत इजी आते हैं, आपको वही बनाना है। जी सर। देखो, जियोफिजिक्स में ना सिर्फ रेजिस्टिविटी वाला जो क्वेश्चन है वो हमसे आसानी से होता है। वही जैसे बनता है। इसी बार क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था उसमें वेनर जो कॉन्फ़िगरेशन है उससे क्वेश्चन आया हुआ था। इसका बर्जर से आया था इस बार। स्लम बर्जर से आया हुआ था क्वेश्चन। हाँ। वो स्लम बर्जर के क्वेश्चन में उन्होंने पोटेंशियल का डिफरेंस दे दिया था, पोटेंशियल हम्म मतलब गैप दे दिया था, और करंट के गैप दिया था। उसको फॉर्मूला में हम्म फिट करो और उसका आ जाता आंसर। तो उसका ये आंसर चाहिए था उसमें बस। जी। 120 पाई आ हम्म रहा था उसका आंसर। हम्म तो सिर्फ फॉर्मूला बहुत रखो, ये इजी था। बहुत हम्म इजी, और ये 4 नंबर पे थे। हम्म हम्म। तो ऐसे करने हैं। क्वेश्चन सिलेक्शन ही सबसे मेन है। हाँ, वहां पे जी आपके सर। पास ऑप्शंस बहुत है, पर आपको बनाना वही है जो आपको आता है। और बस कई बार तो क्या अपने होता है ना, अंदर हाँ, अपने हमें अंदर मतलब, ठीक है हाँ सर, आप करिए। बताइए। हाँ, उसमें क्या होता है कई बार जनरली ना, एक मतलब जैसा कि कई लोग ना खुद के ईगो को भी उसमें चैलेंज करते हैं कि नहीं ये टॉपिक हमने किया तो ये तो हमसे बनना चाहिए, चाहे 1 घंटा लग जाए वहां, है ना। तो ये चीज का वो सर चीजें जो नहीं बोले होनी उस पे चाहिए। बहुत ध्यान देना, ईगो पे बात नहीं हाँ लेना। कंपटीशन हाँ। एग्जाम पे ईगो साइड रखना थोड़ा, कि नहीं यार, हाँ मैंने पढ़ा है, लेकिन नहीं भी हो सकता ना, पूरी चीजें किसी को नहीं आती है। हम्म, सर सर हाँ सर मैं बताइए। पिछले बार मैं एग्जाम जब हॉल में बैठी थी एग्जाम हॉल में, तो मैं लास्ट मतलब आधे घंटे में मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसके चक्कर में जो क्वेश्चन इजी था वो भी मुझे मतलब मेरा दिमाग पूरा बंद हो गया था। जो इजी क्वेश्चन है वो भी मुझसे नहीं बन रहा था। मैं घर आके देखी तो फिर घर में बन रहा था, पर वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी सर। देखिए एक चीज ना बहुत बेसिक और जो सबकी प्रॉब्लम ये होती है, हम जब घर पे सॉल्व करते हैं ना, किसी को भी 3 घंटे बैठ के आइडल सॉल्व करने की आदत नहीं होती। हम्म। जनरली हमें जब भी प्रैक्टिस करनी चाहिए या पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए, हमारी अप्रोच जी कैसी सर। होनी चाहिए कि आप मतलब 3 घंटा कंटिन्यूअस बैठने की आदत डालें, कि आपको वो पेपर हम्म सॉल्व करना है, 3 घंटा बैठना है और उसी में सॉल्व करना है। वो आदत बनाइए। दूसरी चीज ये है कि स्टार्टिंग से ही आपको, मतलब ऐसा नहीं कि ये हम्म क्वेश्चन आता है तो आप 5 मिनट ले लिए उसमें। स्टार्टिंग से हम्म। ही आपको वो जो टाइम लिमिट है वो लेके चलनी है, और वो टाइम लिमिट आपको पहले से बना के जानी है। जी सर। हाँ, और कई क्वेश्चन बहुत मतलब टाइम ले लेते हैं आने के बाद भी, कई ऐसे हैं एक हम्म बार में बन जाते हैं। तो हम्म नेट में जनरली होता क्या है ना, कई क्वेश्चन जैसे इजी आते हैं एक बार, जैसे एक एग्जांपल है जैसे प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट, है ना। हम्म ये कौन सा लॉ है। अब कई बार क्या होता है हम सोचते हैं कि यहाँ पे साइंटिफिक पोर्शन में आया है तो बहुत टफ पूछा होगा, मुझे जो हम्म मालूम है क्या पता वो नहीं सही है, 4 नंबर में इतना आसान कैसे पूछ सकते हैं, है ना। हम्म। तो कई बार हम क्या करते हैं, मतलब उसमें टाइम ले लेते हैं ऐसे ज्यादा क्वेश्चन। सोचने लग जाते हैं। हाँ, उसमें टाइम नहीं लेना है। हाँ। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वो एकदम टफ ही पूछेगा। हम्म। तो आपको जितनी भी चीजें हैं पहले से पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, हर चीज कीजिए, टाइमली बैठिए, टाइम बना के जाइए तो आप सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। हमेशा आप कुछ एडअप करना चाहेंगे। यहाँ पे ओवरऑल जो है, पीवाईक्यू कराने का मतलब यही है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बूस्ट होता है पीवाईक्यू करने से। जैसे आप मल्टीपल पीवाईक्यूज करते जाओगे तो आपको एक लेवल आते जाएगा कि नहीं यार, ये क्वेश्चन मेरे से हो सकते हैं। जब आप पीवाईक्यू करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं यार, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मेरे से हो जाएंगे।
तो वो बूस्ट करता है, और ये आपको करना पड़ेगा। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये जी इसमें सर। मनदीप सर ने भी टाइम लिया है इस चीज में, और मेरे को भी ये लगा कि जब हम पीवाईक्यू करने बैठते हैं तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आपको पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा, इसमें हो सकता है आपको 6 महीने लगे, 1 साल लगे, लेकिन एक बार जब आप ये रिपीट कर लोगे उसके बाद एग्जाम बहुत ईजी हो जाता है। जैसे मैंने फर्स्ट बार मेरा नेट का एग्जाम हुआ, मेरा सेकंड बार जब नेट का एग्जाम हुआ, तो मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद मेरे पास आधे घंटे बचे हुए थे, वो आधे घंटे में मैं सोया था एग्जाम हॉल पे। ठीक है, तो ये सारा चीज क्या है, टाइम मैनेजमेंट ही है, सिलेक्शन ही है। आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, ये मेरे से होगा। और ये नहीं कि 25 क्वेश्चन करना है मतलब 25 करना है, आप 20 भी कर रहे हो मोर देन इनफ है। जी सर। ठीक है, 14 प्लस में सिलेक्शन हो जाता है अगर आपने तीनों सेक्शन में अच्छे से अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है। 14 प्लस सी सेक्शन में। और किसी का कुछ? सर। मेरा क्वेश्चन का रिस्पांस तो मेरे तरफ से तो पल्लवी ने क्वेश्चन पूछ ही लिया। एक्चुअली मेरा जी क्वेश्चन सर। वही था, टाइम जी सर। मैनेजमेंट। जब भी एग्जाम देने के लिए बैठते थे तो कैसे मैनेज करें। और जो अभी आपने बताया कि जो PYQ वाला जो पार्ट है, उसको अगर हम खोलने के लिए बैठेंगे तो 4 5 या 10 ठो मुश्किल से किए, उसके बाद फिर उठ के कहीं चले गए। तो मतलब एक साथ 3 घंटे में जो बैठ के करने वाला जो है, वो पता चला कि हम दिन भर में, या तो कभी कभार दिन भर में भी वो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो फिर अब क्वेश्चन हॉल में मतलब एग्जाम हॉल में कैसे सॉल्व होगा। वो हमको एक डिसिप्लिन बना करके, एक एम लेकर के चलना होगा निश्चित तौर पे। और ये टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल सही बोले, क्योंकि जितना क्वेश्चंस आ रहा है उसको सारे को एक एक चीज को पढ़ के समझना, तो वो तो समझते समझते ही पूरा समय निकल जाएगा। आपको जो इजी लग रहा है पहले, जो आ रहा है उसको बनाते हुए चलो, बाकी को थोड़ा स्किप करके मार्क करते हुए चलो। धन्यवाद, मेरा वही सर, डाउट क्लियर हुआ। ये जो प्रोसेस है सर, वो एक्चुअल में मार्क देने वाली प्रोसेस है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है, जिस दिन रिजल्ट होता है उस दिन सर लिटरली एक अलग लेवल की खुशी होती है। लेकिन ये प्रोसेस करते करते एक टाइम के बाद हमारे अंदर भी हुआ है, मनदीप भैया भी अच्छे से बता पाएंगे कि यार मैं पढ़ाई लिखाई सब छोड़ देता हूँ, इस लेवल पे सैचुरेशन हो जाता था। लेकिन जब ये रिजल्ट तो आया है। उसके बाद हम्म। नहीं, ठीक था, जो उस टाइम पे हार्ड वर्क किया हमने वो फ्रूटफुल रहा, तो ये एक सेटिस्फेक्शन है अभी। बाकी और यस, किसी का कुछ है जी तो? बिल्कुल। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ। सर बी सेट के क्वेश्चन बहुत आसान लगते हैं और ऐसा लगता है कि उसको बहुत पढ़े हैं और वो बन ही जाएंगे, मगर उसको अटेम्प्ट करने के बाद जब आकर देखते हैं, मिलाते हैं आंसर की, तो वो आंसर गलत होता है। नेट के एग्जाम का एक बेसिक और फंडामेंटल रूल है, अगर आप किसी चीज पर 100% श्योर हैं तभी आप उस क्वेश्चन को करिए। ठीक है, जी। क्योंकि जी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जहां पे हमारा थॉट खत्म होता है, जी। जो नेट वहाँ का पेपर स्टार्ट वो होता है। बनाते हैं उससे 3 कदम बाद उनका थॉट चालू होता है पेपर बनाने वाले का। तो आपको जी। जैसे मैंने बताया कि मैंने एक बार 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था ये पार्ट सी में, ये 23 के 23 क्वेश्चन जो मेरे लिए 100% श्योर था मैं इस क्वेश्चन पे, उसमें से 4 क्वेश्चन गलत हुए थे मेरे, सेम पार्ट बी में। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, जहां हमारा सोच खत्म होता है उसके 2 कदम बाद वो सोचना चालू करते हैं और क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, क्योंकि नेट का जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वो नेशनल लेवल का क्वेश्चन है, और वो जी। नेशनल लेवल के क्वेश्चन के लिए कोई एक पर्सन जियोलॉजी का क्वेश्चन नहीं सेट कर रहा है, जियोलॉजी के ही क्वेश्चन करने के लिए पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों पे क्वेश्चन जा रही हैं। सेम ओशियनोग्राफी के जो एक्सपर्ट हैं, सेम क्लाइमेटोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। तो पार्ट बी वाला क्वेश्चन के साथ आप जिस पे एकदम 100% श्योर हो, अगर आप 50 में से सिर्फ 25 ही 100% श्योर हो, नहीं इसका तो है ही है, तभी आप 25 क्वेश्चन भी करते हो तो मोर देन इनफ है 25 क्वेश्चन। और सर एक और क्वेश्चन था कि लास्ट टाइम अभी जो जून में एग्जाम हुआ था सर, उसमें ओशन और क्लाइमेटो के क्वेश्चन बहुत कम थे। हाँ, वो पैटर्न के बारे में, लेकिन जो जून वाला पेपर था वो बहुत इजी पेपर था। सर ऐसा सब बोले सर, और मैंने लगाया भी था आंसर। फिर जब हाँ, मैं आकर अपने मार्क्स देखी जब आया, तो मुझे लगा कि इतना इजी बोलने के बाद ऐसे इतने कम नंबर क्यों आ रहे हैं। वही देखिए मैं एक पॉइंट इसमें बोलना चाहूंगा, है ना। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे 4 ऑप्शन होते हैं,
आपकी जी कॉपी में जब आपकी कॉपी में है ना, क्या है, जनरली एक एग्जांपल है, कोई सा भी आप ले लीजिए, मान लीजिए आप अपना नाम ही ले लीजिए, है ना, जनरली आपका नाम है। अब पेपर में आप देखते हैं चार ऑप्शन में वो नाम दिख गया आपको, आप क्या करते हैं, आप बाकी ऑप्शन नहीं देखते हैं, आप बोलेंगे हाँ ये मेरी कॉपी में था, यही इसका आंसर होगा। मान लीजिए साइक्लोन लिखा है, वहां पे आपको दिख गया कि हाँ कॉर्पियोलिस फोर्स लिखा है ना, आप सोचेंगे हाँ यही इसका आंसर है ना, आप बाकी तीन ऑप्शन नहीं देखेंगे। तो जनरली होता क्या है, हमें चारों ऑप्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको वो आंसर 100% क्यों ना है, उसमें टाइम नहीं जाता है ना। तो वो चीज आपको मतलब एक बार पढ़नी चाहिए कि चारों ऑप्शन क्यों है। सेम चीज मैं पीवाईक्यू में भी बोलूंगा, जब भी पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, मान लीजिए आंसर सी लिया है, तो ए बी और सी में क्या दिया हुआ है, मतलब वो क्या है, क्या उसका डेफिनेशन है, क्या है, क्यों वो आंसर नहीं है, या वो क्यों इस क्वेश्चन में उसको दिया हुआ है, कैसे उसका रिलेशन है इसमें, वो चीज आपको हमेशा पढ़नी चाहिए सॉल्व करने के बाद। सही आंसर है तो क्यों, और तीन आंसर जो दिए हुए हैं ऑप्शंस, है ना, वो क्या चीजें हैं। ठीक है सर। हाँ, धर्मेश सर आप कुछ इसमें एडअप करना चाहेंगे? सर ये ठीक है सर। और लास्ट के 1 महीने क्या करना चाहिए एग्जाम के पहले? कुछ नहीं, पीवाईक्यू करो, जितना है उसको रिवाइज करो, कुछ नया मत पढ़ो। जी थैंक यू सर। एक बहुत बढ़िया सेशन आज का रहा। और अब यह है कि इस एग्जाम के बारे में जो बेसिक्स हैं वो हमको कुछ हद तक हम लोग जान गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो आती है वो आती है प्रिपरेशन के लिए। तो जैसा कि ये अपने सीनियर्स स्ट्रेटेजी के बारे में बता रहे हैं, तो स्ट्रेटेजी बनाकर प्रिपरेशन करनी होगी। और हार्ड वर्क का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ये साक्षात उदाहरण हम लोग के साथ में यहाँ पर मौजूद है। चाहे वो प्रोफेसर बेनीधर देशमुख हो, चाहे वो मिस्टर भुवनेश्वर कुमार हो, चाहे मनदीप सिंह जी हो, चाहे धर्मेश हो, हमारे साथ में डॉक्टर राहुल द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं, जो वो भी नेट क्वालिफाई किए हैं और एक अच्छे पैलिएंटोलॉजिस्ट हैं। तो उनसे भी हम लोग इसके बारे में और जानेंगे। और राहुल, आप आवाज सुन पा रहे हो? हेलो हेलो। तो यस सर, यस सर। हाँ हाँ। अगर कंफर्टेबल हैं तो एक बार वीडियो कैमरा ऑन भी कर सकते हैं। राहुल, कुछ कहना चाहेंगे ये नेट एग्जाम के लिए जो अभी बातचीत हुई है उसमें कुछ और अपनी तरफ से कोई एक आध कुछ पॉइंट और उसमें ऐड करना है? सर थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए। अच्छा, नेटवर्क का इशू है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, अपन अगली बार के लिए फिर अपन पहले से पहले प्लान करके रखेंगे कुछ और जो चीज हो सकती है। आउट हो जा रहा है, इसलिए मैंने वीडियो कैमरा अपना ऑफ नहीं, कोई करके बात रखा है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हमारे पैनलिस्ट की अनुमति हो तो आज के सेशन को हम लोग यहाँ विराम देना चाहेंगे। और मैं हमारे जो सीनियर यहाँ पर मौजूद हैं मिस्टर भुवनेश्वर कुमार, मैं उनको इस प्रोग्राम के कंक्लूजन के लिए इनवाइट करना चाहूँगा। भुवनेश्वर प्लीज। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं मनदीप सिंह सर और धर्मेश देशमुख सर दोनों को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने आज इस जो पर्टिकुलर नेट एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से करें और बेसिक किस तरह से गलतियाँ होती है, सावधानियाँ किस तरह से हमको बरतना चाहिए और कैसे हम प्रिपरेशंस करना चाहिए, किस तरह से एग्ज़ाम्स में आते हैं क्वेश्चंस। ये सारी जानकारीज़ हमारे सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने दिया। और
सबसे अच्छी जो पार्ट मुझे जो लगा, वो है कि कोर्स में सिलेबस तो सारी चीज़ें दिए रहते हैं। जो अभी पल्लवी से जैसे पल्लवी जी ने क्वेश्चन पूछा था टाइम मैनेजमेंट करके, और धर्मेश सर और मनदीप सर ने बहुत अच्छा उसका एक उदाहरण दे करके बताया। वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है, चाहे हम कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट जो पार्ट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये हम सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए। अभी मैंने भी ये जॉइन इसलिए किया है, क्योंकि मुझे भी इस नेट जो एग्ज़ाम है ना, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जैसे ये 2 मोस्ट सीनियर है, मनदीप सिंह और धर्मेश देशमुख, जो अभी के एकदम बोला जाए तो बहुत अच्छे मतलब प्रिपरेटर्स है और टीचर्स है हमारे, जिन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में ये सब चीज़ों के बारे में हमको बताया। तो रियली मुझे भी थोड़ी-सी कमी महसूस हो रही थी कि यस, मेरे समय में अगर ऐसा कुछ होता तो निश्चित तौर पे ये एग्ज़ाम लेकर के और कहीं हम सोचते करते। अभी आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है कि ऐसे हमारे पास सीनियर्स हैं, और उनका गाइडेंस हमको लगातार मिलते जा रहा है और ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हम इस इनके जो गाइडेंस है उनको लेकर के आगे बढ़े, और सर लोगों से टच में रहें। देशमुख सर तो मतलब हमारे साक्षात गुरु ही है, और उनके मार्गदर्शन में तो हम सभी लोग आगे बढ़ ही रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐसे अपने शिष्यों को बना के रखा हुआ है, जिसमें बेनीधर देशमुख सर है, और अभी राहुल सर भी है, और बाकी जो आज के पैनलिस्ट हमारे हैं, वो काफ़ी अच्छे जगह पे उनके आशीर्वाद से बढ़े हैं। तो कोशिश हम यही करेंगे कि उनकी राह, उनके मार्गदर्शन पर हम चलें। तो मैं आप लोगों को बहुत-बहुत मेरी तरफ से एटलीस्ट, मैं भी एक पार्टिसिपेंट्स के रूप में जुड़ा हुआ हूँ, तो बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। ख़ास तौर से आप मनदीप सिंह जी को और धर्मेश देशमुख जी को, और बाकी देशमुख सर तो है ही। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो अभी सेशन हुआ है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोगों ने की है, और इस रिकॉर्डिंग को अगर हमारे पैनलिस्ट सहमत हों, तो इसको हम लोग यूट्यूब पे भी डालना चाहेंगे, जी सर। जिसकी वजह से जो लोग आज ये सेशन मिस किए हैं, वो उसको देख सकें, सुन सकें, और इसके जो बेसिक्स जो है वो ग्रास्प कर सकें। और आने वाले समय में इसी तरह के और भी सेशंस होंगे, और अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारे पैनलिस्ट्स हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हमारे बीच में प्रोफेसर बेनीधर देशमुख भी है, जो इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, तो उनका भी मार्गदर्शन हम लोग लेंगे। और आदरणीय श्रीवास्तव सर से अभी हम लोग इसके लिए गाइडेंस लेंगे। तो हमारे जो महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय हैं, प्रोफेसर अजय सिंह सर, उनके निर्देश से, उनके निर्देशन में ये सारे प्रोग्राम्स हम लोग प्लान कर रहे हैं, जो कि जियोलॉजिकल सोसाइटी के एक्टिविटीज़ के तहत हो रहे हैं। और हमारे बीच इस जियोलॉजिकल सोसाइटी के बहुत सारे मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमारे यहाँ के पुराने बैचेस के स्टूडेंट्स रहे हैं। तो आप सब लोग इसी तरह से जुड़ते रहेंगे, तो इसका लाभ हम सब लोग ले पाएंगे, एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे। व्यक्तिगत रूप से मैंने भी आज बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, और उसके लिए दोनों पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद है। मनदीप ने हैंड रेस किया है। मनदीप, प्लीज क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच सर। सर एक रिक्वेस्ट यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं करना चाहूँगा कि जैसे कि सर ये बहुत ही मतलब यूजफुल चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स के काम आ सकती है। तो इफ और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको या तो किसी वे में ना पता चला हो कि मतलब ये ऑर्गेनाइज होता है और कोई आना चाहता हो, तो आप प्लीज इसको मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं जो यूजफुल हैं उनको एक बार इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि वो नेक्स्ट लेक्चर से आ पाए। जरूर जरूर। जी ये इसको अपन लोग यूट्यूब पे अपलोड करके वो लिंक भी पोस्ट कर देंगे, और उनसे सबकी जानकारी में भी ले आएंगे कि इन फ्यूचर जी जब भी जी ये सर जी प्रोग्राम होंगे, तो आप लोग जी अवश्य को ज्वाइन करें और जी लाभान्वित। सर। चलिए, थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे थैंक यू बहुत सो जल्दी। मच सर। थैंक यू आप सो मच सबने सर। इतना समय दिया, धन्यवाद।
नमस्कार। थैंक यू थैंक थैंक यू यू। गुड नाइट।